are exposed to stress and you cannot avoid it, but you can learn to manage it so that it does not manage you. Now this is also something to learn कि जब आप stress को manage नहीं करते तो gradually without you're noticing it, it starts gradually taking hold of your life and it starts controlling you. Now, according to one of the definitions by American Medical Association, any interference that disturbs a person's mental or physical well-being is called stress. तो अगर आप ये नोटिस करते हैं कि एक तो हम आगे जाके बात करेंगे पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है. पॉजिटिव स्ट्रेस इज वेरी एसेंशियल फॉर योर ग्रोथ. इट इज सेड कि जब आप बीज को ज़मीन में जो है डालते हैं तो वो उधर वहाँ पर अंधेरा भी होता है, वहाँ पर कोई हवा भी नहीं होती, वहाँ पर कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन वो फिर भी अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करता है. तो कुछ हद तक पॉजिटिव स्ट्रेस आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, बट इफ़ इट एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट देन इट स्टार्ट्स हैम्परिंग योर डे टू डे एक्टिविटीज़. और इसीलिए उन्होंने एक डेफिनेशन जो है कंबाइन करके बनाई है. जब लोगों को उन्होंने डिफरेंट रिस्पॉन्सेज के साथ उनको ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन किया तो दे सॉ कि अगर आपकी मेंटल या फिजिकल वेल बींग को, आपके स्लीप पैटर्न्स को, आपके ईटिंग पैटर्न्स को अगर वो डिस्टर्ब कर रहा है एंड यू फील डिस्टर्ब्ड इन सम वे वेदर इट इज मेंटल और फिजिकल, it means that your stress is taking you towards something negative and it is taking you out of that positive stress. It can also be defined as a response to a demand that is placed upon you. तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वर्क रिलेटेड भी हो सकती है, ये फैमिली रिलेटेड भी हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी हो सकती है, और बाज़ औक़ात आपके पर्सनल गोल्स ऐसे होते हैं. नाउ पर्सनल गोल इज समथिंग दैट यू डिफाइन फॉर योरसेल्फ. ना आपके वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही आपकी फैमिली आपसे रिक्वायर कर रही होती है. दैट इज समथिंग कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए यू थिंक कि आई नीड टू ग्रो, दैट इज व्हाई आई नीड टू डू दिस. तो उसका एक आपके ऊपर स्ट्रेस आता है. अनमैनेज्ड स्ट्रेस कैन बिकम डिस्ट्रेसफुल एंड अनहेल्थी. हम आगे जाके डिस्ट्रेस की बात करेंगे. नाउ व्हाट इज डिस्ट्रेस? Distress is one of the different types of stress, and we must be knowing about these different types of stress. Which one is a positive one, which is a negative one? Distress is extreme anxiety, sorrow, or pain, and it happens when the amount of stress you are experiencing exceeds the resources that you have to manage it. अब डिस्ट्रेस जो होती है उसके अंदर कुछ स्ट्रेसेस आपके ऊपर टेम्पररी आते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डेडलाइन है, काम ऑफिस में है, उसके लिए आपने डेडलाइन मीट करनी है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि दैट स्ट्रेस इज ओनली फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, एंड द मोमेंट यू टर्न इन योर वर्क या आपके वो असाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है तो आपका उसका स्ट्रेस जो है उसके साथ खत्म हो जाता है. लेकिन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस लाइक अ डिस्ट्रेस जो कि आपकी एक्सट्रीम एंजाइटी, सॉरो या पेन होती है. ये फिजिकल पेन भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल कोई इस तरह का लॉस या ग्रीफ की वजह से आपका कोई प्रॉब्लम हो सकता है जो कि आपको डिस्ट्रेस की तरफ ले जाएगा. तो जब भी आपने अपने ऊपर एक यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू एंड द पीपल हु यू केयर अबाउट, कि अगर आपको लगे कि उनका जो रिसोर्सेज है टू मैनेज दैट स्ट्रेस, अगर उनकी लिमिट और कैपेसिटी से वो आगे एक्सीड कर रहा है और उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा, तो उसका मतलब है कि आप डिस्ट्रेस की डोमेन में जा रहे हैं. Another form of stress is eustress. Eustress जो है, जो हमने पहले पॉजिटिव स्ट्रेस की बात की है, जो कि आपको एक मिनिमम स्ट्रेस चाहिए होता है अगर वो आपके ऊपर जो है काम का या किसी जगह से आपके पर्सनल लाइफ में अगर वो पॉजिटिव स्ट्रेस ना हो तो वी डू नॉट फील कंपेल्ड टू डू एंड अचीव आवर गोल. तो इसलिए ये यूस्ट्रेस जो है ये हमारे लिए ह्यूमन बिहेवियर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज वो आपको इट कीप्स यू मोटिवेटेड, इट कीप्स इंस्पायरिंग यू एंड इट कीप्स यू गोइंग. Positive view of event or situation, that is why it's called good stress. Eustress helps you rise to a challenge. ये ऐसा स्ट्रेस होता है, ये बॉडी का आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं which create different sorts of reactions in our body, और वो हमें रिस्पॉन्स और उसके मुताबिक सिचुएशन के मुताबिक रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करते हैं. किसी को पता होगा कि ये फाइट और फ्लाइट जो है वो क्या हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स होता है? डज एनीबडी नो अबाउट इट? फाइट और फ्लाइट, वन इज विद FIGHT एंड द अदर इज FLIGHT. एनीबडी नोज तो आप कॉन्वर्सेशन में भी लिख सकते हैं और यू कैन रेज योर हैंड एज वेल. अब अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है जो कि बहुत पूरी दुनिया में अब इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है, बिकॉज जब हम ह्यूमन बिहेवियर्स पढ़ते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते हैं, स्ट्रेस को पढ़ते हैं, तो फाइट और फ्लाइट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. हमारी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं जिसके अंदर हम रिस्पॉन्सेज जनरेट करते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, उसके अंदर जब से ह्यूमन बींग्स इवॉल्व होते आए हैं और उनके अंदर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स हैं, उसके अंदर फाइट और फ्लाइट का एक हार्मोन है
जो कि उनको जो है उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये फाइट और फ्लाइट के मैकेनिज्म्स बाकी जो स्पीसीज हैं, जो बाकी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके अंदर भी मौजूद होते हैं। इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो ये है कि एक सिचुएशन जो कि आपको पैरेलस या डेंजरस सिचुएशन लगती है, जब आप उसको कन्फ्रंट करते हैं तो आइदर आपकी बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होता है वो या तो उस सिचुएशन को इंटरप्रेट करता है कि मुझे फाइट करना चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, या फ्लाइट का जो मोड ऑन होता है दैट दैट मीन्स कि यू शुड फॉर योर सर्वाइवल एस्केप और जस्ट अवॉइड दैट सिचुएशन। तो आई एम श्योर कि आप अगर अपनी किसी सिचुएशन के ऊपर इसको अप्लाई करके देखें तो आपको ये फील होगा कि बाज़ औक़ात आपकी ऐसी कन्फ्रंटेशनल सिचुएशंस आती हैं वर्क प्लेस पे भी, पर्सनल लाइफ में भी, कि जहाँ पर फाइट और फ्लाइट दोनों आपको वेरिंग डिग्रीज में अपने बॉडी के और ब्रेन के रिस्पॉन्सेज मिल रहे होते हैं। आई एम श्योर कि आप में से कोई इसकी कोई एग्जांपल भी दे सकेगा। हम इस तरह की सिचुएशंस डेली करने को आती है जिसमें ऐसे नहीं होता कि हम हर वक्त फाइट मोड में रहते हैं या हम हर वक्त फ्लाइट मोड में रहते हैं। ये वेरी करता है कि हमारी स्ट्रेस और हमारा जो बॉडी का स्ट्रेंथ का लेवल है, जो हमारी रेजिलियंस का लेवल है, वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। आप में से कोई एग्जांपल देना चाहेगा फाइट और फ्लाइट की? यू कैन इवन आस्क क्वेश्चन अगर आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है अगर उसको ग्रास्प करने में कोई कंफ्यूजन हुई है या देयर इज सम एम्बिग्युइटी। सिंपल एग्जांपल तो यही हो सकता है कि जब हमारी गाड़ी लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो जो है वो अब उस सिचुएशन से अगर किसी को गाड़ी लग जाए तो उस सिचुएशन पे या तो आप उसको फाइट करेंगे, फेस करेंगे, या उधर से भागने की कोशिश करेंगे अगर कोई इंजर्ड होता है उससे। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये सबसे दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल एंड वेरी डे टू डे एग्जांपल, जो कि मेरा ख्याल है कि मोर और लेस जो लोग भी ड्राइव करते हैं उनको किसी कभी ना कभी इस सिचुएशन का सामना करना ही पड़ता है, कि क्योंकि जब आप इतना फ्रीक्वेंटली ड्राइव कर रहे होते हैं तो कहीं छोटा मोटा कहीं ना कहीं आपको ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है कन्फ्रंट करना पड़ता है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। आप बाकी चीज़ों में भी अगर देखें, अगर छोटे हम लोगों को किसी जगह पर हम वी आर इन अ प्लेस वेयर देयर आर लॉट ऑफ आइदर वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड इंसेक्ट्स हैं या इस तरह की चीज़ है जिसको हम लोग आमतौर पे हम कन्फ्रंट नहीं करते, हमें अपनी खुद से रिएक्शन नहीं पता होता कि हमारा ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई डेंजरस कोई एनिमल देखते हैं, डेंजरस कोई इंसेक्ट देखते हैं, तो आपका दोनों तरीके से होता है। फाइट का मैकेनिज्म ये होता है कि यू वुड वांट टू किल दैट इंसेक्ट सो दैट वो आपको भी नुकसान ना पहुंचा सके और किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। सेकंड हमारा ये होता है कि वी वुड वांट टू अवॉइड द सिचुएशन, वी वुड से कि जी वो अपना रास्ता ले, हम अपना रास्ता लें। तो ये हमारी डे टू डे लाइफ में अगर आप देखें तो हमारे फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म जो है वो ऑल्टरनेटली हमारे डिफरेंट बिहेवियर्स में शो हो रहे होते हैं। तो यू स्ट्रेस जो है वो बेसिकली आपका पॉजिटिव स्ट्रेस है, जो कि आपको वाइटल रखता है, अलाइव रखता है, एक्साइटेड अबाउट लाइफ रखता है। यू कीप लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स चैलेंजेस। जब आप एक प्रमोशन से दूसरी प्रमोशन तक जाते हैं तो आपको पता होता है कि जी ये चैलेंजेस जब तक मैंने ये असाइनमेंट्स नहीं की होंगी तो आई विल नॉट बी बेसिकली एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट प्रमोशन। तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं कि जी ये मैं काम करूंगा या करूंगी, तो उसके बाद बेशक ये चैलेंज है, लेकिन दैट इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस दैट यू वुड वांट टू टेक ऑन जस्ट बिकॉज यू वांट टू मूव अहेड इन योर प्रोफेशन एंड इन योर पर्सनल लाइफ। नाउ इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस हमें नजर आता है कि यू स्ट्रेस पॉजिटिव होता है, डिस्ट्रेस नेगेटिव होता है। यू स्ट्रेस जो है वो आपको एक्साइटेड रखता है, मोटिवेटेड रखता है। आप देखिए कि बाज़ औक़ात हमारी पर्सनल ऑब्लिगेशंस में हमारे घर में कोई सिबलिंग्स की वेडिंग सेरेमनी होती है और बच्चों की कोई बर्थडे पार्टीज होती हैं, ये उनका हम सबको जो है जब इवेंट मैनेजमेंट कभी आपको पर्सनल लाइफ में भी करनी पड़ती है तो उसके आपको बहुत सारे आपका स्ट्रेस होता है, बिकॉज यू आर प्लानिंग एन इवेंट और उसमें कोई चीज़ जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इट इज समथिंग ऑफ अ पॉजिटिव स्ट्रेस दैट यू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग एंड इट एक्साइट्स यू, इट मोटिवेट्स यू। वेयर एज जो डिस्ट्रेस होता है वो आप किसी भी सिचुएशन इन लाइफ में देखिए वो आपको डीमोटिवेट करता है, आपका उसकी तरफ ध्यान देने को दिल नहीं करता, आपका उसके बारे में सोचने को दिल नहीं करता है। एंड द मोर यू थिंक अबाउट इट दैट सिचुएशन, तो वो आपको डीमोटिवेट करता है, इट पुल्स यू डाउन। जो स्ट्रेस है वो आपको एनर्जाइज करता है, जितना आपका ऑलरेडी एनर्जी का लेवल होता है। ये ऐसा स्ट्रेस है कि आप अपने फॉर एग्जांपल आपको आपके वर्क प्लेस पे कोई प्रेजेंटेशन है जो आपने देनी है एंड यू हैव टू प्रेजेंट एन आइडिया, so that is a stress that you have to present that idea on a certain date in front of your seniors, lekin it energizes you because you feel more energetic. That is a positive stress which helps you to move ahead. जो डिस्ट्रेस है ऑन द ऑपोजिट साइड वो आपको एनर्जी को डिप्लीट करता है। जिस तरह हमने कल एनर्जी की बात की थी कि आपके मुख्तलिफ एनर्जी ड्रेन होती है, फिजिकल एनर्जी भी, मेंटल एनर्जी, तो डिस्ट्रेस जो है आपकी डिफरेंट एनर्जीज को जो है डिप्लीट करता है। जो स्ट्रेस जो है वो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म होता है, जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी कि पॉजिटिव स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस और प्रोडक्टिविटी का ग्राफ देखें तो स्ट्रेस और प्रोडक्टिविटी को अगर आप एक्स और वाई
प्लेन के ऊपर करें तो आपकी स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ता है, जब स्टार्ट होता है, जब स्ट्रेस बढ़ता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बट इट रीचेज अ पॉइंट जिसके बाद अगर स्ट्रेस उस लेवल से ज़्यादा बढ़े तो आपका ग्राफ नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो यू स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस है उसकी बड़ी लिमिटेड सी कैपेसिटी है टू कीप यू मूविंग, और वो शॉर्ट टर्म होता है। अगर आपको पॉजिटिव स्ट्रेस भी बहुत लंबे अरसे तक दिया जाए तो आप उसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है, एंड इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू डिस्ट्रेस और एंजाइटी। डिस्ट्रेस जो है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली वो क्योंकि नेगेटिव होता है तो उसका बोझ आपको ज़्यादा महसूस होता है, और इसीलिए उसको इमीडिएटली मैनेज करने की ज़रूरत भी पड़ती है। नाउ दीज डिफरेंशिएशन एंड डिस्क्रिमिनेशन वी आर डूइंग जस्ट बिकॉज कि अगर आप किसी जगह पर अपने मुतालिक फील करें या अपने जो डियर वंस हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके कोई कॉलीग्स हैं, उनमें फील करें तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट you go and see an expert, a doctor, a psychiatrist, a psychologist, और उसके लिए ही हमने आपका ये गेस्ट स्पीकर का भी अरेंज किया है, बिकॉज दे कैन ऑलवेज टेल यू द रेड फ्लैग्स कि कौन से ऐसे साइंस होंगे जो कि वरिंग साइंस हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना कि जी अगर बुखार एक आध दिन का हो, फ्लू एक आध दिन का हो तो दैट्स नॉट वरीसम, बट इफ इट इज टर्निंग इनटू समथिंग सीरियस तो बॉडी तो आपको फीवर से साइन देती है, लेकिन आपको ब्रेन कोई साइन नहीं देता मेंटल इलनेस का। तो डिस्ट्रेस जो है इट कैन गो इन एंड एंटर इनटू द डेंजर जोन्स, लेकिन वो एक एक्सपर्ट के पास जब तक आप नहीं जाते आपको नहीं पता होता कि यू हैव और समबडी हैज क्रॉस द रेड लाइन। अच्छा, यू स्ट्रेस का ये होता है कि ये आपके परफॉर्मेंस को, इट मे इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, आपकी बाजू का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। हो सकता है कुछ लोग पॉजिटिव स्ट्रेस को भी हैंडल नहीं कर सकते, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन योर रेजिलियंस। तो अगर आप पॉजिटिव स्ट्रेस भी कुछ लोग जो है उनको थोड़ा सा भी स्ट्रेस अगर उनके लिए हो तो उनकी थोड़ी सी कैपेबिलिटी हैम्पर हो जाती है। डिस्ट्रेस इन एनी केस आपकी परफॉर्मेंस को डिक्रीज करता है। यू स्ट्रेस का ये है कि यू कैन जनरली कोप विद इट, वो क्योंकि पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, शॉर्ट टर्म होता है, आपको एनर्जाइज कर रहा होता है, तो आप यू लुक फॉरवर्ड टू के हम उस दिन ये अपना काम मुकम्मल कर लेंगे तो फिर उसके बाद ही खत्म हो जाएगा, तो इसलिए आप उसके साथ चल रहे होते हैं। लेकिन डिस्ट्रेस जो होता है वो आमतौर पे प्रोफेशनल हेल्प के बगैर, आई वुड जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, आई वुड से कि डिस्ट्रेस एंड एवरी नेगेटिव स्ट्रेस डोमेन नीड्स प्रोफेशनल हेल्प, और आपको उसके अंदर डॉक्टर की प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। जनरली सबको पता है, बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, तो हम सब एक मतलब इसको दोहरा भी सकते हैं कि इसका एक तो आपकी वेल बींग और परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो असर होता है। ये हमने पुलिस ऑफिसर्स, क्योंकि पहले आई थिंक कि हम लोग ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, बट आई थिंक ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जहाँ पर भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं वो आपके ऊपर स्ट्रेस आपको ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ये कल की मेरी जो आपसे बात हुई है उससे मुझे अंदाजा हुआ है कि प्रोबेबली अगर रिस्क को कहीं पर प्लॉट किया जाए एक चार्ट के ऊपर, तो आई थिंक पुलिस ऑफिसर्स का रिस्क हायर है, बट आई एम श्योर कि मेंटल स्ट्रेसेस जो है जुडिशियल सिस्टम में जो भी काम कर रहे होते हैं उन सबके ऊपर काफ़ी सारा होता है, और उनका भी हायर साइड पे ही आई एम श्योर रिस्क होता होगा, गिवन के उनकी जो चैलेंजेस हैं, जो जिस तरह के उन्हें डिसीजंस करने होते हैं। वन थिंग आई थिंक आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड इज के जैसे जैसे यू विल राइज हायर, आपके चैलेंजेस बढ़ेंगे, बिकॉज आपका जो हॉरिजॉन्टल स्पैन ऑफ कंट्रोल है, जितने लोगों के ऊपर आप यू आर सुपरवाइजिंग देम, वो बढ़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। तो इसलिए जैसे जैसे आप जो है वो प्रमोट होते जाते हैं, आप हायर रैंक्स पे जाते हैं, तब आपके बेसिकली चैलेंजेस भी बढ़ते जाते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें इसलिए फील नहीं होती जूनियर लेवल पे, या जब आप यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, क्योंकि आपका बहुत सारा बर्डन जो है आपको नहीं पता होता, सीनियर्स आपके मैनेज कर रहे होते हैं और वो प्रॉब्लम आप तक पहुंचने से पहले रिजॉल्व हो रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे यू बिकम द पर्सन रिस्पॉन्सिबल एंड इन चार्ज, तो फिर क्योंकि आपके यू आर कॉलिंग द शॉट्स, तो इसलिए फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है, फिर आपका स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। तो इसमें मतलब लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स भी, और अदरवाइज जो हमारी कल बात हुई थी कि क्योंकि हमारे ट्रॉमा को एक्सपोज हो रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों की इस तरह की सिचुएशंस को देख रहे होते हैं, तो डेफिनेटली बहुत कम ऐसे होता है कि हर बंदा किसी ना किसी लेवल पे सेंसिटिव होता है, तो दे स्टार्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रेसेस ऑफ अदर पीपल एज वेल, तो इसलिए वो आपके आहिस्ता आहिस्ता पे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। जॉब स्ट्रेसेस होते हैं, जॉब स्ट्रेसेस जो होते हैं वो बेसिकली हर किसी की जॉब के साथ स्पेसिफिक होते हैं, इसीलिए उनको जॉब स्ट्रेसेस कहते हैं। अब एक किसी जगह पर एक बंदा अकाउंट सेक्शन में अगर है, जब हम उनसे पूछेंगे तो उनके जॉब स्ट्रेसेस कंप्लीटली डिफरेंट हो गए। अगर हम किसी से देयर इज अ नर्स इन द हॉस्पिटल, हम उनसे पूछेंगे तो उनके स्ट्रेसेस फर्क होंगे, सर्जन के फर्क होंगे, किसी बैंक में काम करने वाले बंदे के डिफरेंट होंगे। सो आई वुड रियली लाइक टू नो कि आपके जो है व्हाइल यू आर वर्किंग एज अ जज, आपके जॉब स्ट्रेसेस क्या होते हैं? बैकलॉग खत्म करना, जजमेंट लिखना, जी। पेशेंटली सुनना, वकीलों को पेशेंटली सुनना। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी राइट। हू इज़ दिस स्पीकिंग?
एना जुनेजो। जी जी मैडम, है ना, वेरी राइट। सर अजीज, आप ऐड करना चाह रहे हैं कुछ? जी, बिल्कुल यही है। हमें अक्सर टास्क मिलते हैं हाई कोर्ट की तरफ से। वो बेसिकली ज़्यादा जो हैं वो स्ट्रेसर्स जॉब स्ट्रेसर्स हम्म, होते हैं। उसमें आपकी कोई टाइमलाइंस होती हैं कि जी 2 हफ्ते में जमा जी, करा दें बिल्कुल। जवाब, 1 हफ्ते में जमा करा दें? वो उसमें जमा करवाने का नहीं होता, सिंपली हमारा ओल्ड केसेस का एक तो होता है कि जी ओल्ड ठीक केसेस है, डिस्पोज़ ऑफ करें, और ठीक फिर है। हम चूँकि जुडिशियल वर्क में बिज़ी होते हैं और वो बहुत सारी हमसे लिस्टें माँगना शुरू कर देते हैं, हुँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई एम माँगना शुरू श्योर। कर देते हैं, तो वो हम लोग जो है वो अपने काम से डाइवर्ट हो जाते हैं। हुँ। आपके कोई आईटी सिस्टम्स भी मौजूद हैं जो कि आपके जो बैकलॉग्स हैं और उनको कोई वहाँ मुझे जहाँ तक पता है कि जस्टिस खोसा जब थे तो उन्होंने काफ़ी सारा सिस्टम जो है वो टेक्नोलॉजी को भी उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया था। जी, मैडम, हमारे पास सीएफएमएस सिस्टम है, अच्छा, और ये कनेक्टेड होता है आप लोगों मतलब प्रोसिक्यूशन से भी कनेक्टेड होता है, पुलिस से भी कनेक्टेड होता है, और इसके अंदर ये सारा मौजूद होता है कि जी कितने केसेस ओल्ड हैं, कितने न्यू हैं, कितने अभी हुँ, इंस्टीट्यूट हुए हैं, कितने डिस्पोज़ ऑफ हो गए हैं। ये पूरा एक ठीक है। सेंट्रली मैनेज्ड सिस्टम है। Hmm. अच्छा, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू आस्क दिस क्वेश्चन सिंस आप सारे जुडिशरी से इधर बैठे हैं कि ये जो इन्होंने काफ़ी सारा जो कंप्लेंट मैनेजमेंट में से जो टास्क खूसा साहब ने एसपी इन्वेस्टिगेशन को दे दिया था सब जगहों पर, इससे आपका कोई बर्डन जो है वो काम हुआ या इट्स जस्ट समथिंग कि वो इंटरवेंशन तो हुई लेकिन उसका रिजल्ट वैसे अचीव नहीं हुआ? एक्चुअली थोड़ा सिग्नल्स का इश्यू था, तो आपका क्वेश्चन जो है वो मिस हो गया है। जी, जी। जो खोसा साहब ने कंप्लेंट मैनेजमेंट में से 22 ए की जो थी कंप्लेंट्स उनको कहा था कि एसपी इन्वेस्टिगेशन उसको डील जी, जी, जी। करेंगे। तो उससे आप एक्चुअली लोगों का मैडम बर्डन वो कुछ कम हुआ है? जी, जी, उसमें हमारे ऊपर तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो आपके पास ट्रेनीज़ हैं, इस वक़्त जो हम लोग बैठे हुए हैं, वो हम सीनियर सिविल जजेस हैं और सिविल जजेस हैं। बेसिकली ये काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज और अच्छा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ठीक। जो मतलब वही काम करते थे ये वाला। तो राइट, राइट। हम जो मीटिंग्स के अंदर हमने सुना है, ऑब्ज़र्व किया है, उनका रिस्पॉन्स यही है कि उनके ऊपर से काफ़ी बर्डन जो है वो शेयर्ड हुआ है। अच्छा, तो आप इस तरह की वैसे अब जिस तरह आई थिंक कि अगर ही कैन थिंक अबाउट सच एन इंटरवेंशन, डू यू थिंक कि कोई और भी ऐसी इंटरवेंशन की जा सकती है पुलिस रिलेटेड जिससे आपका बर्डन कम हो सकता है? बिकॉज़ अगर वो ना सोचते तो ये आई थिंक कि अभी भी नहीं होना था। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे उसमें से एक एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा। प्रोसिक्यूशन अगर देखा जाए पाकिस्तान में और बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें काफ़ी उनका डिफरेंट एक सेटअप होता है। हुँ, पाकिस्तान के अंदर जो है वो आधा-आधा प्रोसिक्यूशन का काम, बल्कि हुँ। 90% प्रोसिक्यूशन का काम जज बैठकर, मजिस्ट्रेट बैठकर कर रहा अच्छा, होता है। और हम वही ये वो सोचते हैं सारी कि हम आधा पुलिस कर रही होती है। तो आई थिंक ये प्रोसिक्यूटर्स को भी इस ट्रेनिंग में होना चाहिए ताकि दे कैन स्पीक फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि हम पुलिस का भी यही इसके अंदर ऑब्जेक्शन है कि हम आधे से ज़्यादा उनका काम हम कर रहे होते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा होता है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, बात करते हैं, तो हुँ, उसी हिसाब से मैं आपको अपना इनपुट दे रहा हूँ हुँ, कि उसमें बहुत सारे ऐसे पावर्स होते हैं जो बाहर मुल्कों में प्रोसिक्यूटर्स के पास होते हैं, जिसमें जैसे 173 की रिपोर्ट जो हमारे पास आती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, उसको जी। अप्रूव करना और उसको पूरी तरह पढ़ना, उसको एग्ज़ामिन हुँ, करना, उसके लूप होल्स क्या हैं, उसमें क्या कमी-पेशी रह गई है, उस सब चीज़ को देखना, और उसके बाद उसको बाहर मुल्क में डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर उसको वो खुद ही अप्रूव करते हैं, और अगर उसके बाद वो देखते हैं कि अगर केस बनता है, तो वो कोर्ट में लेकर आते हैं, अगर केस नहीं बनता तो वो नहीं लेकर आते। हमारे यहाँ सिस्टम काफ़ी डिफरेंट है, हमारे यहाँ सब कुछ जो है वो समझ लें कि डॉक्यूमेंट्स जितने भी उनके पास आते हैं प्रोसिक्यूटर के पास, वो सब कुछ उठा के लाके जज की टेबल पे फेंक देता हुँ, है, और वो मैजिस्ट्रेट जो है वो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो हुँ, सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन भी करता है, और फिर ये वो इस डिसीजन पे पहुंचता है कि वेदर द केस इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड और हुँ। इट शुड बी कैंसल्ड एज सी क्लास। अच्छा, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी एम्बिगुअस डोमेन, क्योंकि जहाँ तक मुझे अभी पंजाब का पता है, तो वहाँ पर तो प्रोसिक्यूटर्स आर एग्ज़ैक्टली दे जब से प्रोसिक्यूशन और पुलिस का जब हम लोगों ने वो अलहदा किए हैं, फंक्शंस अलहदा किए हैं, तो उसके बाद तो प्रोसिक्यूटर का काम ही यही रह गया है कि सारे को वही जो 173 मैडम का है, सारी रिपोर्ट को तो वो ये आपकी बात बिल्कुल आई 200% एग्री वो करते ही नहीं है। लेकिन बेसिकली काम उन्हीं का ही है ये सारे को देखना है कि उसके अंदर जो कमी-पेशी है, जो डॉक्यूमेंटेशन है। अब होता ये है कि हमारी पुलिस फाइल उसके अंदर 500 कागज लगा होता है लेकिन एक काम का नहीं होता।
क्योंकि वो उसने गाइड ही नहीं किया होता प्रोसिक्यूटर ने। हमारे यहाँ मैडम रिकमेंड करते हैं वो, आई डोंट थिंक कि लॉ के अंदर उनको पावर है कि वो सारा खुद ही कर लें ये सारा काम, वो रिकमेंड करते हैं कोर्ट को। तो मेरा कहना भी यही है कि ये सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं होनी चाहिए, उनका पावर होना हाँ, चाहिए बिल्कुल, कि वो आई खुद थिंक ही ये दैट्स अ सारी वेरी गुड चीजें डिसाइड ऑब्जर्वेशन। कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखिए ये भी आपका जॉब स्ट्रेसर ही बन गया ना कि आपका काम नहीं है, यू आर नॉट पेड टू डू दिस जॉब, लेकिन आपके पास क्योंकि जी आ बिल्कुल। गया है तो आप आइदर व्हाट यू कैन डू इज कि आप हर केस को तो नहीं कह सकते कि जी ये हम नहीं प्रोसेस करेंगे। वंस इट हैज रीच्ड द ट्रायल कोर्ट तो ऑब्वियसली फिर वो आपकी ऑब्लिगेशन होती है, देन यू हैव टू डू। जो अगर उन्होंने आधा काम आपको करके दिया तो आई एम श्योर कि फिर वो आपको उनके हिस्से का काम भी करना पड़ता होगा। दिस इज आल्सो अ जी जॉब बिल्कुल। स्ट्रेसर। एनीथिंग एल्स व्हिच इज जस्ट यू नो फॉर माय लर्निंग के जो आपका जुडिशरी रिलेटेड जॉब स्ट्रेसेस हैं। हमारा ADR इतना डेवलप नहीं है डिस्पाइट लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स इन दिस रिगार्ड। अभी भी मुझे लगता है कि अगर थोड़ा ADR की तरफ बेहतरी हो जाए तो हमारे ऊपर से बहुत लोड कम हो जाएगा। ऑल्दो ट्रेनिंग्स ऑन एंड ऑफ चलती रहती हैं जुडिशियल अकेडमीज में, और उस हिसाब से काफ़ी हद तक जो है वो अवेयरनेस भी कोशिश करते हैं जो अब है, लेकिन उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जुडिशियल सिस्टम में नज़र नहीं आती। तो आई मुझे थिंक लगता कि है जिस कि तरह अगर से वो यूपी ADR में उन्होंने थोड़ा उसको, जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जब तक उसको लेजिस्लेट नहीं करेंगे, दिस इज माय हम्बल ओपिनियन, आई कुड बी रॉन्ग, कि शायद अगर हम इसको जब तक लेजिस्लेट नहीं करेंगे तब तक ये शायद इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो सकेगा एडीआर जो है। तो जी मैं ADR सिंध में लेजिस्लेशन हो चुकी है और काफ़ी अच्छी अच्छा। लेजिस्लेशन है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। और दूसरा आपको पता है कि जी लोग जो है इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, पार्टीज के भी होते हैं एज वेल एज लॉयर्स के भी होते हैं, तो यूजुअली बिल्कुल अवॉइड करते हैं कि वो साइड करना है, क्योंकि वन ऑफ द पार्टी लिटिगेंट जो होता है वो उसका बेनिफिट ले रहा होता है लिटिगेशन का आइदर वे। राइट राइट, बिल्कुल ठीक है। नहीं, आई थिंक दिस इज मतलब ऑब्वियसली इट हैज एडेड टू माय नॉलेज दैट यू हैव अ लॉ देयर, लेकिन इट्स अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज। तो ऑब्वियसली फिर एडीआर का अगर आपका वो भी जॉब स्ट्रेसर बन जाता है जिसमें आप जो है वो जब व्हेन यू आर डीलिंग विद सच कॉन्फ्लिक्ट्स तो आपको वो फिर कोर्ट में के बजाय वो डिसाइड नहीं हो सकता। जी, अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट करूं, बिल्कुल जी जी असल में मैडम मारिया वहाँ पे इस्लामाबाद में शायद ये अभी तक नहीं है। आई थिंक एट दिस पॉइंट पर आई नो दे आर टॉकिंग अबाउट इन बलोचिस्तान, KPK में भी कुछ हद तक है। तो हमारे यहाँ इट्स जो नॉट इन CPC, पंजाब, इट्स नॉट इन पंजाब येट, इट इज इन इस्लामाबाद फेडरल अच्छा फेडरल कैपिटल में उन्होंने जी किया है, दे हैव स्टार्टेड जी दिस जी वर्क, बट आई नो इट फॉर अ फैक्ट। जिस तरह से सर ने सर गुलाम मुर्तजा ने प्रॉब्ली ऑब्जर्वेशन दी है वो बिल्कुल ठीक है कि इस्लामाबाद में भी लॉयर्स और वो जो बेसिकली स्टेक होल्डर्स हैं ना वो इसको कामयाब नहीं होने देना चाहते हैं, जी, वो असल बेसिकली में दे डोंट वांट इट टू सक्सीड। यहाँ पे एक्चुअली सिंध जुडिशल अकेडमी जहाँ से नॉमिनेशन भी हुई ना, ये खुद एक मीडिएशन सेंटर ही होस्ट राइट, करते हैं। अच्छा अच्छा, एंड ऑल्सो द CPC जो अमेंडमेंट हुई है 89A में, उसके अंदर कोर्ट ऑर्डर्ड मीडिएशन भी होता है, लेकिन वकील को दरख्वास्त जमा करनी होती है। वही जो आपने बात की स्टेक जी होल्डर्स अवेयरनेस, वकील हजरात अगर ज़्यादा सिविल केसेस में जो 80% हमारे कोर्ट्स में फंसे हुए हैं, उसी को ही अगर एक ही साइड रेकमेंड कर ले तो जज उसको एंटरटेन कर सकता है, और जज दूसरी पार्टी को कह सकता है आप लोग इस मीडिएट करें, फिर बाद में मीडिएशन फेल होगी तो फिर आ जाएगा। तो ये लोग असल में वो करते ही नहीं है, तो मैंने कहा जरा मैं ऐड कर दूं। जी जी नहीं, आई थिंक बिकॉज आई एम जस्ट सेइंग यू नो दिस इज अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर मी एज वेल। जी मैडम ऐना आप कुछ कहना चाह रही हैं? लेजिस्लेशन इज देयर, प्लस ये कि अब तो डिजिग्नेटेड मीडिएशन कोर्ट्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में तो राइट नहीं लेकिन जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें मीडिएशन कोर्ट्स बना दी गई हैं और वो डिजिग्नेट कर दी गई हैं कि ये सिर्फ मीडिएशन का काम करेंगी। हमारे जज साहिबान थे वो कुछ नॉमिनेट किए थे उन्होंने, वो बाहर से इटली से और डिफरेंट जगहों से अच्छा ट्रेनिंग्स लेकर आए हैं और वो उनका जी काम ही यही है करना, लेकिन आप देखें तो वो नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, उनको बेचारों को कोई केसेस रेफर ही नहीं करता। असल में मैं हूँ बिल्कुल उनमें से ना, इसलिए मुझे पता है इसके बारे में ज्यादा। आई राइट एम राइट। नहीं, आई थिंक वी शुड पुट अ वेट। असल में होता ये है कि मतलब अपार्ट फ्रॉम द ट्रेनिंग दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, आई थिंक कि जब भी एक्टिविज्म होता है ना, वो एक्टिविज्म होता ये है कि यू स्टार्ट पुटिंग एंड शिफ्टिंग अ वेट टुवर्ड्स वन साइड। जब तक आप वेट शिफ्ट नहीं करते ना, थिंग्स डोंट स्टार्ट हैपनिंग। वरना पुलिस के पास तो वो यू नो वो एक डंडे की पावर है वो, एंड आई एम यू नो बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आई थिंक समटाइम्स वेट इज बेसिकली के आप उनको कहते हैं कि जी आप इस तरीके से बैठे इधर ही डिसाइड करो और जाए, वेदर देयर इज अ लॉ सपोर्टिंग इट और नॉट। लेकिन लॉ का फायदा ये होता है कि देन यू आर नॉट इंडल्जिंग इनटू समथिंग व्हिच इज इलीगल। तो वेट हमें मुझे लगता है कि सिंध जुडिशियल एकेडमी को भी और हम लोग को एक कंसर्टेड एफर्ट करनी चाहिए, कंबाइंड एफर्ट करनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक वी ऑल अग्री कि ये होना चाहिए और इसमें ज़्यादा एफर्ट होनी चाहिए। होता ये है कि हम
थोड़ी थोड़ी एफर्ट मुख्तलिफ जगहों पे लगा रहे होते हैं, तो उसका जो ओवरऑल जीरो सम इफेक्ट आ रहा होता है। तो मेरे ख्याल है हमें ADR के ऊपर जो है ना वो सबको मिल के अपना वेट डालना चाहिए। And if there is any way that we could create such platform, I think that would be absolutely the right idea to do it, because मैंने कल भी ये बात की थी कि जो मिड करियर्स होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है टू क्रिएट अ शिफ्ट, अ पैराडाइम शिफ्ट इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। आई थिंक कि एक मैडम है, उन्होंने शी रेज्ड अ हैंड। जी मैडम मरियम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं इस ADR के हवाले से ही मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं कि पार्टीज जब कोर्ट्स में आती हैं तो वो ADR के थ्रू अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं कराना चाहती। तो मैं जुवेनाइल कोर्ट की जज भी हूँ और जुवेनाइल Right. जस्टिस कमेटी की मैं चेयरमैन भी हूँ। तो उसमें Right. भी बच्चे हैं, तो मेरा थोड़ा सा होता है कि चलो बच्चे हैं, छोटी इनकी एज है, तो प्रावधान के थ्रू इनका मसला हल करवा लें, लेकिन वो Right. एग्री नहीं होती बात। तो ADR इस सवाल से पाकिस्तान में मैडम थोड़ी असल में उनके ADR जो है ना, दैट इज नॉट एन अम्ब्रेला इफेक्ट। उसमें बेसिकली देखना ही पड़ता है, इट वुड वेरी। आई आल्सो अग्री कि जुवेनाइल में प्रोबेबली ADR इज नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द पोटेंशियल क्रिमिनल। जिस तरह मैंने जुवेनाइल के अंदर जो डील किया, मैंने देखा है कि आमतौर पर ऑफेंडर्स भी जुवेनाइल होते हैं, तो यू डोंट वांट हिम टू बिकम अ क्रिमिनल। तो आप चाहते ये कि जी इसके अंदर हो जाए, लेकिन वो नहीं मानते। बट देन अगेन यू हैव टू शिफ्ट योर वे टू अ साइड के विच, क्योंकि जब आप जुवेनाइल को आपने एक बार जेल भेज दिया, फिर तो पक्का क्रिमिनल ही बन के निकलेगा। तो आई एम श्योर कि आपका काम बहुत चैलेंजिंग है इस लिहाज से। लेकिन देयर आर अदर थिंग्स, जिस तरह हमारे देखें हर वक्त बड़े सारे शहरों का एक ही मसला है, ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर चले जाते हैं, पीछे से घरों पे कब्जे हो जाते हैं, जमीनों पे कब्जे हो जाते हैं, दुकानों पे कब्जे हो जाते हैं। अब कब्जा छुड़ाना, पुलिस के पास जाओ, पुलिस कहती है कब्जा छुड़ाना हमारा काम नहीं है। आप सिविल कोर्ट में चले जाए, वो कहते हैं कि जी हमारा भी काम नहीं है। तो फिर जो बेसिकली अग्रीव्ड है वो जाए तो किधर जाए? लेकिन अगर लॉ में ये गुंजाइश मौजूद हो, और इस तरह की जो मैटर्स है जिसको अगर प्रॉपर्ली आप देखा जाए तो सिविल कोर्ट भी उसको जो है वो बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करते, और क्रिमिनल तो कोई भी कोर्ट जो है वो उसको लेने को तैयार नहीं होती है। अपने हम तौर पे कर लिए रिजॉल्व, तो एक अलग बात है। यस मैडम, लॉ में तो फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप फैमिली लॉज को भी देखें तो उसमें भी एक प्री ट्रायल का एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि प्री ट्रायल के टाइम पार्टीज आपस में पैचअप हो जाएं। आफ्टर कंक्लूडिंग ऑफ हम एविडेंस जब रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद एक पोस्ट ट्रायल का स्टेज आता है, तो वो भी स्टेज है कि पार्टीज अल्टरनेटली अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लें। होता यह है कि 95% बल्कि 98% रेशो जो है वो पार्टीज एग्री नहीं होती। जी बिल्कुल नहीं, ये बात ठीक है। असल में जो शिफ्ट भी आता है, आई थिंक आपकी बिल्कुल ऑब्जर्वेशन से मैं इसलिए भी एग्री करती हूँ कि जो शिफ्ट भी आता है वो बेसिकली सोसाइटी के डिमांड सप्लाई की बेस के ऊपर होता है। हम तो लॉ ले आएंगे, लेकिन ये अगर सोसाइटी अपने बिहेवियर्स को शिफ्ट नहीं करना चाहती। मैं आपको आई विल जस्ट शेयर एन एग्जांपल के जब से ये फ्रंट डेस्क, अब तो इस इंटरवेंशन को काफी टाइम हो गया पंजाब में, लेकिन फिर भी पीपल स्टिल थिंक इफ दे गो टू अ पुलिस स्टेशन, अगर वो किसी को पैसे देते नहीं है, उनकी तसल्ली नहीं होती कि हमारी को बात ठीक तरीके से सुन रहा है। They still want to give money to some person, क्योंकि उनको अपनी बात पे यकीन। जिस तरह आप अस्पताल में जाए, तो अगर आप उनको मुफ्त दवाई दे दें तो वो कहते हैं कि ये दवाई जाली होगी, आप हमें पैसों से दवाई दें, हम उसी से तसल्ली होगी। तो यू नो बेसिकली हमारा है ना, अगेन साइकोलॉजिकल इशू है ये पाकिस्तानी पीपल्स जी। बट आई थिंक ये मतलब ये साथ साथ हमें इसीलिए अवेयरनेस और उस पर भी काम करने की जरूरत है, बिकॉज होता ही है कि वरना तो लिटिगेशन हमने देखा है, वो तीसरी जनरेशन भी लिटिगेशन में जा रही होती है। अल्टीमेटली जिसमें कब्जे छुड़ाए जाते हैं, तो उस वक्त उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं वो उसकी फिर कस्टडी ले रहे होते हैं। तो यू नो आई थिंक आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें सोसाइटी के अंदर भी अवेयरनेस और थोड़ा सा बिहेवियरल शिफ्ट जो है ना वो भी एक चैलेंज है जो हमें क्रिएट करने की जरूरत है। आई थिंक के हवाले से उसके हवाले से मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी कि पाकिस्तानी लॉज में अमेंडमेंट्स आ रही हैं। जैसे कि अगर पोजेशन का केस है, किसी ने डिस्पोजिट कर दिया है, तो उसमें टाइम लिमिटेशन सेट कर दी है कि आपको विद इन 6 मंथ जो है वो आपको इसमें फैसला अपना देना है। और फैमिली केसेस में भी टाइम लिमिटेशन है आपके पास। तो मतलब अमेंडमेंट्स आ गई हैं लॉज में भी। और ये जो पुराना जो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अगर बिल्कुल जी बिल्कुल विक्टिम के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज हम ना एक प्रैक्टिस करते हैं विक्टिम सेंट्रिक। तो अगर आप विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच को देखें ना, हम थोड़ी देर के लिए पुलिस ऑफिसर बन के ना सोचे, जज बन के ना सोचे। अगर आज मेरे घर पे कोई कब्जा हो जाता तो मैडम मैं आपको बता रही हूँ, मेरी दरखास्त कोई नहीं लेगा। तो सिस्टम को मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि सिस्टम को एक्सेप्शंस पे जज नहीं करना चाहिए, नॉर्म के ऊपर जज करना चाहिए। नॉर्म जो है वो ये है कि किसी का भी घर छिन जाएगा ना, उसका कभी उसकी दरखास्त ही कोई नहीं लेगा। उसको कहेंगे कि अच्छा डाल दें, फिर इधर चले जाएं, उधर चले जाएं। और वो करते करते टाइम लाइन तो तब है कि जब वो प्रॉपर अपने सिस्टम के अंदर एंट्री कर दे।
अगर वो सिस्टम के अंदर एंट्री करने के बाद का तो टाइमलाइन है, उससे पहले का जो सारा विक्टिमाइजेशन है उसकी बेसिकली वी नीड टू करेक्ट दो सिस्टम्स। ये सर गुलाम मुर्तज़ा कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैम, आप ये आपने अभी हमने ऑब्जर्वेशन दी है कि मेरी कोई एप्लीकेशन नहीं लेगा, ऐसी बात नहीं है कि अगर किसी को अवेयरनेस है तो सिविल कोड या जो आपको रेमेडीज कोर्स अवेलेबल है कभी मना नहीं करती कि आप एप्लीकेशन ना दें। इनफैक्ट लॉ के अंदर बहुत सारी रेमेडीज, क्विक रेमेडीज भी मौजूद हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे डिस्पोज कर दिया गया आपके घर से, मेरी कोई एप्लीकेशन नहीं लेगा, लॉ के अंदर ये लिखा गया कि विदिन आप एक क्विक रेमेडी है सेक्शन 9 की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, उसमें आपको इवेंट के टाइटल भी प्रूव नहीं करना पड़ता कि आपका मालिक भी है या नहीं। अगर आपको इवेंट के टेनेंट को उठा के बाहर फेंक दिया जाए, वो भी आकर अपना सूट फाइल कर सकता है। तो आई थिंक ये कोई ऐसी इशू नहीं है कि ये रेमेडी अवेलेबल रेमेडीज हैं, वो अगर कोई अवेयर करे या ना करे, किसी को अवेयरनेस नहीं है, नहीं उसको सर, प्रॉपर मेरे एडवाइस नहीं मैं मिली। क्योंकि बहुत सारे मैं लिटिगेंट्स को जानती हूँ, क्योंकि आपको पता है पुलिस का आधा काम हम वो कर रहे होते हैं जो कि हमारा काम नहीं होता। मतलब अब बेसिकली सिविल केसेस को सुनना हमारा काम नहीं है, लेकिन आते हैं वो किसी, क्योंकि उनको थाने के अलावा किसी से तारुफ नहीं होता, सबसे पहले वो थाने आते हैं। बिल्कुल और ऐसे है कि जो इनिशियली इवन सिविल हो या क्रिमिनल हो, फर्स्ट जो है जो भी एग्रीड बंदा होता है थाने को ही अप्रोच करता है। उसके इवेंट के मोस्ट काफी सारे ऐसे मैटर्स भी होते हैं, सिविल मैटर भी हमारे पुलिस स्टेशन वाले ही डील कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि कोर्ट्स अक्सर औकात जो है ना, वो आपको भी पता है इस बात का कि बहुत सारी चीजें पेंडिंग होती रहती हैं। आई एम श्योर कि वहाँ पर टाइमलाइंस अवेलेबल होगी, लेकिन मैं रियलिटी की बात करी और उसके लिए व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू नाउ इज कि हम ना डाटा जनरेट कर रहे हैं। अगर मैं कोई बात कर रही हूँ, मेरे पास डाटा नहीं है उसको बैकअप करने के लिए विक्टिम के पर्सपेक्टिव से, तो आई थिंक मेरी बात की वो का वेट नहीं होगा। जो आप बात करें, हमें जब तक हम उन लोगों को जो अग्रीव्ड हैं, जब तक हम उनका डाटा उनसे पूछ के ये नहीं करेंगे, जब तक हम आपस में बात करते हैं, हम तो यही कहेंगे कि जी सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं वैसे ऐसे नहीं कहती हूँ, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि सिस्टम जो है वो अच्छा फंक्शन कर रहा है। सिस्टम में बहुत चेंजेस की भी जरूरत है और इट्स नॉट वेरी एफिशिएंट। तो इसमें जब मुझे तो जितने लोग अप्रोच करते हैं वही कहते हैं कि जी हमारे केसेस चल रहे हैं, डिसीजंस नहीं आते हैं, इनडिसाइसिवनेस से कोर्ट किसी भी तरफ अपना वेट नहीं डालना चाहती है। एंड आई एम नॉट अब्सॉल्विंग पुलिस एट ऑल। पुलिस तो आई थिंक कि सबसे ज्यादा, क्योंकि वो दे आर द गेट कीपर्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो सबसे ज्यादा जो है वो उनके वहाँ पर प्रोफेशनलिज्म की भी कमी है, और उनका रिस्पांस भी ठीक नहीं होता, और मैम उनके पास उसमें देखें आमतौर आप, पे ये जो लिटिगेंट्स की बिल्कुल एंग्जाइटी ठीक है, लेकिन कुछ आपके कैपेसिटी के इश्यूज भी होते हैं। आइडियल जी सिचुएशन नहीं है कोर्ट्स के अंदर कि जी आप जो अगर जी सपोज करें इंग्लैंड की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे एक सर्टेन नंबर ऑफ केसेस आपको असाइन किए जाते हैं, वो आपने विद इन टाइम लिमिट्स डिस्पोज ऑफ करने हैं। हमारे पास अगर सपोज कर मैं अपनी कोर्ट के बाद आई हैव मोर देन 600 केसेस सिविल केसेस, तो इसको अगर आप मैनेज भी करें कि एक केस को ऑलमोस्ट 15-30 पे भी डिवाइड करेंगे तो आप 40 का डेली की लिस्ट काज लिस्ट बनती है। तो डिफरेंट स्टेजेस होती है, तो इस वजह से ये नहीं कह सकते कि जी हम बहुत अच्छा काम करें। कोशिश की जा रही है, कोर्ट्स अपनी तरफ से कोशिश करती हैं, इसके अंदर एडजमेंट्स भी आती हैं, लिटिगेंट्स का अपना रोल भी होता है, तो इसलिए ये बिल्कुल बुरी सिचुएशन नहीं कह सकते आप। जी नहीं, आई एम श्योर कि क्योंकि चीज़ें जब सब डिस्कशन होती है और जब इम्प्रूवमेंट के लिए सब मिलके एफर्ट करते हैं, तो आई एम श्योर कि एफर्ट होती है, बट स्टिल इस पे तो मैं सारे हम सबका एग्रीमेंट होगा कि जो सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा ओवरहॉल की ज़रूरत है। सिस्टम उस तरह से डिलीवर नहीं कर रहा जो कि मतलब जिस तरह से एफिशिएंटली उसको डिलीवर करना चाहिए। और इसकी कोई ऐसे नहीं है कि मतलब वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद एनीवन, क्योंकि किसी से कंपेयर करने का इसलिए क्योंकि हमारा अपना पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है, बट आई स्टिल थिंक कि बहुत सारी इंटरवेंशंस की ज़रूरत है इसके अंदर। सर अजीज, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं, आपकी जो डिस्कशन है वो बिल्कुल सही जा रही है, और गुलाम मुर्तज़ा साहब ने बहुत अच्छा इनपुट दिया है उसके अंदर। सिस्टम की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम लोग शायद जो है जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, हम सिर्फ उन तक ही महदूद रहते हैं। जैसे प्रोसिक्यूशन हो गई, पुलिस हो गई, जजेस हो गए, लेकिन जो इन सारे इस सारे जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर सबसे जो ज़्यादा हर्डल्स डालने वाले होते हैं, वो होते हैं एडवोकेट्स। और उनके हवाले से कोई मतलब प्लान्ड एक वो नहीं की जा रही, एफर्ट नहीं ली जा रही कि कैसे उनको जो है वो कन्विंस करना है, या किस तरह उनको एक जो है प्रॉपर रास्ते के ऊपर लेकर आना है। बिल्कुल, हम तो आपने सर बिल्कुल ठीक बात कही है। हम अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर करवाते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एंड प्रेशर ग्रुप्स मैनेजमेंट। तो आप ये देखेंगे हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के अंदर लॉयर्स आर अ सेपरेट प्रेशर ग्रुप। जिस तरह मीडिया एक प्रेशर ग्रुप है हमारे लिए, लॉयर्स भी उस तरह से ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारे लिए, आपको पता है कि यूनियंस होती हैं और मुख्तलिफ तरह के आपको पता है रिलीजियसली मोटिवेटेड भी बहुत सारे
जो है वो ग्रुप्स होते हैं, फिर उसके बाद पॉलिटिकली मोटिवेटेड ग्रुप्स होते हैं। तो हमारे तो उसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि लॉयर्स जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव गेन सो मच वेट एज अ प्रेशर ग्रुप के। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे शायद हम बहुत सारी इंटरवेंशंस में बहुत कामयाब नहीं हो सकेंगे। जी नेक्स्ट पे जाइएगा। जॉब स्ट्रेसेस आई थिंक कि बड़ा अच्छे इस पे डिस्कशन हो गई है, बिकॉज यू नो कि ये आपके जॉब स्ट्रेसेस जो हैं ये काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डोमेन में चली जाती हैं, वेयर यू हैव टू डील विद देम ऑन अ डेली बेसिस। अच्छा, एक्सटर्नल स्ट्रेसेस आपके हो सकते हैं कि जी आपके वर्क असाइनमेंट्स हैं, आपका इंटरप्शन। अब देखिए जो इस वक्त आई थिंक द अनसर्टेनिटी दैट वी हैव इन द कंट्री, वो गवर्नमेंट जो सारी फंक्शन कर रही होती है और जो सारा सिस्टम होता है, उस सिस्टम की जहाँ बहुत सारी डाउन साइड है, उस तरह सिस्टम की ये भी खूबसूरती है कि कोई प्राइम मिनिस्टर हो ना हो, प्रेसिडेंट हो ना हो, ऊपर कोई बैठा है नहीं बैठा है, सिस्टम बहरहाल कोर्ट्स खुलेंगी, लोग अपने केसेस भी लेके जाएंगे, दफ्तर भी खुलेंगे, लोग दफ्तरों को अटेंड भी करेंगे। तो ये होता है कि सिस्टम चलता रहता है। लेकिन बहरहाल आपका एक स्ट्रेसर होता है, जिस तरह आई एम श्योर कि आप लोग भी से रिलेट कर सकते हैं, जब बड़े शहरों में एहतजाज चल रहे होते हैं, रोड बंद हो जाती है। अब तो क्रिकेट मैच की वजह से भी मेरा ख्याल है कि कोई अपने दफ्तर नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि सारा शहर ही हम बंद कर देते हैं। तो हमारी जो इंटरप्शन होती है वो एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स के। अच्छा, फिर इसी तरह अब तो काफ़ी अरसे से नहीं है, वरना मुझे याद है कि जब 3 साल पहले हम जब स्ट्रेस मैनेजमेंट करवाते थे तो हम उसमें लोड शेडिंग को भी डालते थे, क्योंकि एक्सटर्नल स्ट्रेसर में कि बिजली किस वक्त चली जाएगी और फिर कब तक वापस नहीं आएगी, दैट ऑल्सो अफेक्टेड पीपल्स मेंटल हेल्थ। इसी तरह आपके एक्सटर्नल स्ट्रेसेस में होता है कि अगर आपको अपने लिए वक्त नहीं मिलता, हमने कल काफ़ी इस पर डिटेल बात की थी, तो वो भी आपका अल्टीमेटली इट टर्न्स इनटू अ स्ट्रेसर। इसी तरह ये हम ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया है कि पब्लिक्स लैक ऑफ सपोर्ट एंड नेगेटिव एटीट्यूड। लोग जो है आते हैं हमारे पास प्री कंसीव माइंड के साथ आते हैं कि जी ये तो है ही कराप्ट, इन्होंने तो पैसे ही लेने हैं, इन्होंने तो इसी तरह ही फैसले करने हैं, सपोर्ट भी नहीं करते, और साथ उनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है कि वो समझते हैं कि जी ये लोग हम सर्व करने नहीं बैठे यहाँ पर, दे आर यू नो ग्राइंडिंग देयर ओन एक्स। जी सर अजीज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैडम, मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था कि बहुत सारी ऐसी ड्रिल्स होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है। उनका होना उसमें ज़रूरी होता है ऑब्वियसली, लेकिन जिसकी वजह से केसेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। जैसे पोलियो जी जी की ड्रिल होती है, उसके अंदर सारी जो मशीनरी होती है, पुलिस होती है, उसको इन्वॉल्व किया जाता है, जिसकी जी। वजह से हमारे पास हम बहुत तो सर सारे वो भट्टों में से केसेस जो धुआं हैं वो निकले नहीं तो आ हम तो सकते। भट्टे भी बंद करवाते हैं, हम तो जो पतंगों के पीछे भी भागते रहते हैं। वो हमारे जी तो जी खैर जी मैंने बताया कि अगर हम जिस वक्त एक दफा अगर हम लोग अपने शुरू कर देना जॉब स्ट्रेसेस, तो अगला बंदा घबरा के कहता है कि आप हमारी बात को छोड़े, आप अपने बताएं कहानी, लगता है आपकी कभी किसी ने सुनी नहीं है। तो इसलिए लेकिन ये कि ये आपने देखे ना कि एक्सटर्नल स्ट्रेसेस, आई एम श्योर कि आप लोगों को भी ऑफिस पहुंचना है, वक्त पे पहुंचना है, मीटिंग से लेट हो रहे हैं, ये जो एक्सटर्नल हमारी सिचुएशंस होती हैं वो भी आपके स्ट्रेसेस में ऐड करती हैं। इसी तरह नेगेटिव मीडिया कवरेज जो है वो हर इदारे को अब आजकल मुतासर कर रहा है। जहाँ पर उनका गुड कवरेज से आपको फायदा मिलता है, उसी तरह जो नेगेटिव कवरेज है वो इमीडिएटली, अभी देखें जो इस वक्त मेरा ख्याल है जुडिशरी पे कमेंट्री चल रही है, आई एम श्योर कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द जुडिशरी इट इज नेवर अ गुड आइडिया कि इस तरह से जो है वो उसको मीडिया पे हर वक्त जो है वो ज़ेरे बहस लाया जाए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है आप उसको करें, लेकिन वो होता ये है कि मीडिया इज़ वेरी अनरीजनेबल इन द सेंस कि वो अचानक बिल्कुल फ्लिप करके 180 डिग्री पे या उसको अच्छा बना देते हैं, 180 डिग्री पे ले जाके उसको बिल्कुल नेगेटिव कर देते हैं। बस आई थिंक 2 to 3 मोर स्लाइड्स, फिर हम नेक्स्ट मॉड्यूल भी शुरू करते हैं। नेक्स्ट पे जाइएगा। अच्छा, इंटरनल स्ट्रेसेस में हमारे बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि जी ट्रेनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग जो अपने प्रोफेशनल जो आपके टास्क होते हैं उसके लिए ट्रेनिंग इनएडिक्वेट होती है या पुअर होती है, तो आपकी जो है उसकी वजह से इंटरनल स्ट्रेसर बढ़ता है। इसी तरह अगर आपकी जो करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, आपकी कोई सीनियरिटी लिस्ट नहीं बनी हुई, आपको पता है कि जिसका दिल करेगा उसको वो प्रमोट कर देंगे और जिसका दिल नहीं करेगा, क्योंकि ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारे सिस्टम्स बने हैं। पहले बहुत ज़्यादा सिस्टम के अंदर भी गुंजाइश होती थी कि आप जो है यू कुड प्रमोट सर्टेन पीपल और नॉट, तो उससे भी आपके इंटरनल स्ट्रेसर जनरेट होते हैं। जी बिलग्रामी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Do women judges face gender-based violence, let's say harassment, IP harassment, in the courtroom? Now this is a question only the judges can answer, but I don't think that within the confines of the courtroom such behavior can be tolerated, because जो misbehaviors होते हैं वो आपने देखा होगा कि specifically जजेस को तो आई डोंट नो वो वैसे फेस करने पड़ते हैं जहाँ पर लॉयर्स का अनरूली बिहेवियर होता है, बट आई थिंक ये द पार्टिसिपेंट्स कैन ओनली टेल कि इफ दे, आई नो कि देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बट जजेस आर बेसिकली टू मच अबव, उनका स्टेचर इतना हाई होता है कि कोई जाके उनको इस तरह चैलेंज नहीं कर सकता।
एम आई राइट? प्रॉब्ली मैडम एना बता सकती है, मैडम फाइमा ने भी आज अभी तक बात नहीं की है। जी मैडम एना। necessarily work, but it could be, you know, attitudes, it could be in the actions, you know. जी वायलेंस का तो ऐसा सच कभी ना एक्सपीरियंस हुआ ना हो सकता है, इतनी जना वो नहीं होता कोर्ट के अंदर। एक डेकोरम होता है डिस्पाइट जो है लॉयर्स के एटीट्यूड और वो सारी चीज़ें फेस करते हुए भी। लेकिन ये कि एक माइंडसेट ज़रूर है कि इनिशियली जब फैमिली कोर्ट्स बनी थी तो उसमें विमेन जजेस जो है वो मोस्टली जो है ना वो उधर वो करती थी उन कोर्ट्स में फीमेल जजेस को रखते थे। तो वो एक जो है माइंडसेट था कि फैमिली कोर्ट का काम क्या है, कुछ भी नहीं है और वो बस प्री ट्रायल होता है ख़त्म। मतलब एक माइंडसेट था कि वहाँ का काम बड़ा हल्का है और जो है वो इसीलिए ख़वातीन को बिठाया जाता है। बट वो रीज़न वो नहीं था क्योंकि वो जो है वो थोड़ी प्रो विमेन है लॉज़ जो है फैमिली लॉज़, तो वो इसलिए ख़वातीन को बिठाया जाता था कि वो थोड़ा-सा डीपली चीज़ों को समझ सकती हैं और इमोशनली चीज़ों को समझ सकती हैं। लेकिन वो एक माइंडसेट हमारे यहाँ ये था कि यहाँ कोई काम-वाम कुछ भी नहीं होता, इसलिए ख़वातीन को बिठाया जाता है और हल्का काम है कोर्ट का। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन मैं कहूँगी कि ये होती थी। बट वायलेंस का तो आई डोंट थिंक कि कोई भी एग्री करेगा इस चीज़ से। मैडम फाइमा भी कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी मैं मैडम एना से ही एग्री करूंगी और उसके अलावा ये कि वायलेंस का तो मेरे ख्याल से वाकई सवाल नहीं पैदा होता अदालती जो निज़ाम है उसके अंदर। लेकिन जो रही बात हाँ डिस्क्रिमिनेशन है वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आज के दिन भी अगर कोई सिर्फ फैमिली कोर्ट को होल्ड कर रही हैं लेडी जज साहिबा तो उनको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। लेकिन अगर आप इसके साथ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज यू आर बीइंग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और वर्किंग एज अ सिविल जज तो तब भी आपको मतलब ये कि वो ये डिस्क्रिमिनेशन भी उस वक्त नहीं हायल होती है। नॉर्मली वकला भी आपके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, लिटिगेंट्स भी आते हैं और ये सब चीज़ें नॉर्मल उसमें चल रही होती। मेरा भी ऐसे 6.5 years में कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ और ना ही इवन सुनने में आया अदर देन द फैमिली कोर्ट्स। बिल्कुल नहीं, आई थिंक ये मेरी इसलिए क्योंकि इसको मैं अग्री इसलिए कर सकती हूँ बिकॉज कोर्ट्स में हम लोग भी जाके पेश होते रहे हैं, तो उसके अंदर जब हम लोगों ने भी जाना होता है और हम लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग बिकॉज कोर्ट का स्ट्रक्चर इस तरह का और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जुडिशरी का जो है वो ऑब्वियसली अपनी एक रिस्पेक्ट और उसके वजह से दे आर डिफरेंसेस और उसमें जो हमारे पास चीज़ें डिफरेंट होती हैं वो इसीलिए क्योंकि पुलिस ने जाकर प्रेजेंट करना होता है केस। और आई रिमेंबर कि हमने जब कभी भी जहाँ पर जस्टिसेस वहाँ पर when they are female justices तो हमारे सारे डीएसपी लीगल और वो सारे बहुत घबराए हुए होते हैं कि जी वहाँ पर मैडम होंगी तो आपने केस भी अच्छा तैयार करके जाना है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हम आमतौर पे जो मेल जस्टिसेस से या जजेस से आमतौर पे इतना नहीं घबरा रहे होते एज पुलिस ऑफिसर जितना हम फीमेल जजेस से हमें होता है बिकॉज दे आर वेरी मेटिकुलस, दे आर वेरी दे गो इनटू द डिटेल्स और वो अपनी जजमेंट्स को भी बहुत डिटेल में फ्रेम कर रही होती हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस स्टेचर की वजह से शायद ये नहीं, लेकिन जिस तरह से मेरा ख्याल है जो बिलग्रामी साहब पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि जब इंटरनली व्हेन यू आर वर्किंग तो वो जो आपकी ट्रेनिंग रिलेटेड होता है हो सकता है कि यू आर बीइंग ओवरलुक्ड कि जी कोई ट्रेनिंग अच्छी है ऐसी तो उसके अंदर शायद आपको एक्सेस वैसा अवेलेबल ना हो या आपको ओवरलुक किया जा रहा हो या प्रॉपर रिकग्निशन ऑफ योर गुड वर्क नहीं हो रही हो। कल जिस तरह से हमने बात की थी कि बाज़ औक़ात इट्स अ गिवन कि आपने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करना होगा, तो प्रॉबेबली हम उसके हिसाब से कर रहे हैं। जी मैडम है ना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं चार्ट कुछ कहना बॉक्स चाह में रहा हूँ। अच्छा जी श्योर हेलो आप बोलिए सर, आप बोलिए। जी मैं ये थोड़ा ऐड करना चाहता था कि एक्चुअली जो फैमिली कोर्ट्स हैं जो फैमिली जुरिसडिक्शन है इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जुरिसडिक्शन जो जी मैं समझता हूँ। बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल इश्यूज होते हैं पर्टेनिंग टू दी पर्टिकुलरली जो कस्टडी के मैटर्स होते हैं ये वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट वो सिचुएशन है। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई फीमेल जजेस वहाँ पे पोस्टिंग की जाती है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन। बस मैं यही समझता हूँ कि ये उनकी सेंसिटिविटी और मामला की जो की एक अंडरस्टैंडिंग है वो उनको ज़्यादा एबिलिटी है इन चीज़ों की डोमेस्टिक अफेयर्स फैमिली अफेयर्स तो इस वजह से वो उनको तो प्रेफर करते हैं। अदरवाइज़ ये जिस तरह से ये टास्क जो है फैमिली जुरिसडिक्शन का या फैमिली कोर्ट्स का जो फीमेल जजेस परफॉर्म कर रही है तो दैट इज़ वेरी बहुत ही कमेंडेबल जॉब है, बहुत ज़बरदस्त वो एक्चुअली वो काम कर रही है और उनको हमें दाद देनी चाहिए कि इस बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन
डिफिकल्ट जुरिसडिक्शन है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैडम फाइमा कुछ कहना चाह रही हैं? मैं यही कहना चाह रही हूँ, जो फैमिली कोर्ट्स स्पेशली जो खवातीन को असाइन की जाती हैं, उसका मेन जो रीज़न है नॉर्मली जो अंडर डिस्कशन रहा है वो यही है कि जो लिटिगेंट्स खवातीन होती हैं दे आर मोर कन्वीनियंट, दे फील मोर कन्वीनियंस टू स्पीक अप बिफोर द फैमिली जज एज अ फीमेल। अच्छा, एज जी कम्पेयर टू द मेल, अगर कोई मेल मेंबर होता है उसके सामने वो अपने जितने भी मतलब इश्यूज होते हैं वो इतना इजीली और स्पेसिफिकली उनको नहीं बता सकती हैं। तो बस मेरे ख्याल से इसीलिए शायद खवातीन को फैमिली कोर्ट ज्यादा असाइन की जाती हैं। जी जी और अगर जी अगर बहुत हाँ, ज्यादा कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है, खवातीन जजेस नहीं, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा कोई भी भले पुलिस ऑफिसर हो या कोई वकला में से कोई बंदा हो या कोई लिटिगेंट हो, ज्यादा से ज्यादा कंप्लेन फाइल कर देते हैं जजेस की इफ हाँ दे आर डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द एक्ट ऑफ द कोर्ट, नॉट जी जी अदरवाइज। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ख्याल है बिलग्रामी साहब थैंक ने यू। लिखा हुआ है कि जी कोई हैरेसिंग बिहेवियर्स इज स्टेयरिंग। आई थिंक कि मैंने अगेन आई वुड गो बैक टू के जो कोर्ट्स है ना उनका एनवायरनमेंट इस तरह का है कि उसके अंदर द पीपल एंटरिंग द कोर्ट वेदर अ लिटिगेंट और अ लॉयर और यू नो जितने लोग भी वहां पर जाते हैं उसका अपना एक डेकोरम है कोर्ट का। उस कोर्ट के अंदर इट इज वेरी अनलाइकली कि कोर्ट रूम एनवायरनमेंट के अंदर कोई किसी खातून को अनकंफर्टेबल फील कर आ सके। हालांकि वहां पर ही लॉयर्स खड़े हुए होते हैं जो अपनी जो वहां पर लिटिगेंट खवातीन होती हैं उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रहे होते हैं। बट व्हाट आई हैव विटनेस्ड इज कि अगर एक खातून वहां जज या जस्टिस बैठी है तो वो किसी उस केस में जिनको समाअत जब हो रही होती है उसके अंदर वो बाकी खवातीन को भी अनकंफर्टेबल नहीं फील कराने देते। तो आई थिंक दैट इज द ट्रू पावर दैट द जजेस हैव। ट्रू 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 एग्जैक्टली। जी मैडम है ना, आप कुछ ऐड करेंगी? मैं हैरेसमेंट पे ही उस वक्त ऐड कर रही थी, सर ने जो लिखा हुआ है हैरेसमेंट मेरे ख्याल में जनरल है। बार जो है जो वकील हैरेस करने वाले होंगे वो मेरे ख्याल में इट इज नॉट रिलेटेड टू जेंडर, और यहाँ हम बिल्कुल उसको जेंडर के ऊपर कन्फाइन नहीं करेंगे क्योंकि जो जिन वकीलों का ऐसे हैं टेम्परामेंट्स वो मर्द और खवातीन दोनों को जी जी परेशान करते हैं। ऐसे ही है ऐसे ही है बिल्कुल आई एग्री। बट आई थिंक कि हमारे और बहुत सारे स्ट्रेसेस इस तरह के होते हैं जिसके अंदर मतलब ऑब्वियसली वी गेट स्टक अप और हमें उसकी ज़रूरत होती है उसको कोप करने के लिए। नेक्स्ट पे जाइएगा, इसको ज़रा हम जल्दी रैप अप करते हैं बिकॉज आज हमने कम्युनिकेशन भी स्टार्ट करना है। अच्छा, वर्कलोड स्ट्रेस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट के अभी आपने बताया था कि जी वो आ जाती हैं मतलब स्पेशल असाइन वर्क आ जाता है और उसकी डेडलाइंस आ जाती हैं तो वो वर्कलोड स्ट्रेस जो है वो भी जनरेट होता है। नेक्स्ट, अच्छा कॉजेज भी हमने इसमें कर लिए हैं कि ओवर सुपरविजन होती है। बाज़ वक़्त आपकी कोई ऐसे सीनियर टीम में आ जाते हैं जो एक एक माइन्यूट डिटेल में कि जी कब भेज दिया था, अभी कितना टाइम रह गया है, वो बार बार पूछते हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेज करते हैं, उससे आपको मतलब हो जाता है वर्कलोड स्ट्रेस। हैवी वर्कलोड, किसी टाइम पे वर्कलोड अचानक बहुत बढ़ जाता है, जिस तरह बैकलॉग है केसेस का वो आपने अगर निकालना है तो वो आपके अचानक से स्ट्रेस बढ़ जाता है। चेंजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, आपके टीम चेंज हो जाती हैं, पोस्टिंग्स हो जाती हैं, so again that would be coping with the change actually। टाइट डेडलाइंस आ जाती हैं, चेंजेस टू ड्यूटीज आ जाती हैं, बाजू का जॉब इनसिक्योरिटी थी, यू आर नॉट श्योर के वेदर यू विल कंटिन्यू, आपका टेन्योर जो है वो आपने अभी यहाँ पे 15 दिन और जो है इसी पोस्ट पे गुजारने हैं या 6 महीने गुजरेंगे, बाजू का वो बड़ा अनसर्टन होता है। ऑटोनॉमी बाजू का बेहतर इतनी नहीं होती है और थिंग्स आर जस्ट गोइंग यू नो राइट एंड लेफ्ट और आपको श्योर नहीं हो रहा होता। बाजू का काम जो है वो आपको फॉर एग्जांपल हर किसी बंदे का एक खास एप्टीट्यूड होता है, खास तरह के काम का। बाज़ औक़ात आप समझते हैं कि आई एम नॉट वेरी वेल सूटेड टू दिस वर्क, लेकिन क्योंकि सरकार डिसाइड कर लेती है कि यू हैव टू गो देयर तो यू आर नॉट दैट हैप्पी विद द वर्क दैट यू आर डूइंग देयर, तो समटाइम्स इट आल्सो बिकम्स, या फैमिली से दूर होते हैं, दैट आल्सो बिकम्स अ वर्कलोड स्ट्रेस। इनसफिशिएंट स्किल्स फॉर द जॉब, बाज़ औक़ात आपको आप किसी नई जॉब पे जब जाते हैं तो वहाँ पर काम इस तरह का होता है कि यू नीड टू लर्न सम न्यू स्किल्स, तो अंटिल द टाइम दैट यू ट्रांजिशन इनटू द न्यू रोल तो आपको वो स्ट्रेस फील होता है। इनएडिक्वेट वर्किंग एनवायरनमेंट हो सकता है कि आप किसी फार फ्लंग एरिया में, आई एम श्योर कि आप लोगों की पोस्टिंग्स होती होंगी, किसी ऐसे बहुत फार ऑफ जगह पे भेज दिया जहाँ पर जाने में भी 10 घंटे लगते हैं और आप फैमिली से भी दूर हैं और वहाँ पर फैसिलिटीज का भी मसला है, तो दैट ऑल्सो एंड्स अप इन वर्कलोड स्ट्रेस। हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, बॉसेज या कलीग के साथ स्ट्रेन रिलेशनशिप्स आपके वो कर सकते हैं इसमें ऐड, और क्राइसिस इंसिडेंट्स जिस तरह के होते हैं वो भी आपके वर्कलोड स्ट्रेस में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेजिलियंस की बात करें तो स्ट्रेस में ये होता है कि आपकी जो है ना वर्क परफॉर्मेंस जो है वो ऑब्वियसली देयर इज अ ड्रॉप इन इट, फटीग और मस्कुलर टेंशन जो है यू कैन फील। हमने कल बहुत सारे सिम्टम्स की बात की थी कि आपको इरेगुलर स्लीप हो जाती है और आपके स्लीप पैटर्न्स जो है डिस्टर्ब होते हैं, आपके ईटिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब होते हैं, तो ये सब इस तरह के फिजिकल सिम्टम्स हैं वेयर यू कैन सी
कि you might need some professional help। उसमें headaches हो सकते हैं, palpitations, sleep difficulties, तो ये सारे स्ट्रेस का जो है ना वो उसके फिजिकल सिम्टम्स हैं। जो इसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो डिप्रेशन, एंजाइटी, यू माइट फील डिस्करेज टू डू समथिंग, इरिटेबिलिटी कल हमने बात की थी, पेसिमिज्म हो सकता है, इसकी भी कल हमने बात की थी, फीलिंग्स ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड एंड अनएबल टू कोप, ये जब कल हमने कहा था कि जिस वक्त हम एक खास लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं और प्रोफेशनल हेल्प वाली डोमेन में चले जाते हैं, इट कुड बी मेडिकेशन और इट कुड बी थेरेपी, तो तब हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं वो दे डोंट रिवर्स जब तक हम हेल्प नहीं लेते हैं। एंड इट कुड बी रिड्यूस्ड एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, ये भी हमने कल बात की थी कि डिसीजन मेकिंग की जो इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स है उसके ऊपर इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट वुड अल्टीमेटली अफेक्ट योर जजमेंट्स। बिहेवियरल सिस्टम में ये है कि आपके ज़्यादा अगर आप अपनी टीम कॉलीग्स में भी और टीम मेंबर्स में अगर आप किसी को सिम्टम्स को ऑब्जर्व करें, वो बार बार छुट्टी जाना चाह रहा है या वो बार बार कंप्लेन कर रहा है, तो इसके अंदर ये दिस इज ऑल्सो समथिंग के आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट के women generally because of their gendered roles they are more burdened with responsibilities। तो आप ये जरूर देखें कि जहाँ पर women are working in your teams as your colleagues या आपके जूनियर्स में वो काम कर रही है, तो अगर आपको वो बाज़ों का दे माइट नॉट बी कन्वेइंग अ प्रॉब्लम, लेकिन आप उनके बिहेवियर्स में देखें कि जी वो थोड़े अग्रेसिव बिहेवियर है, उसके अंदर एब्सेंटी बढ़ रही है, उनकी क्रिएटिविटी डाउन जा रही है, उनकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, मूड स्विंग्स है, इरिटेबिलिटी है, तो इसका मतलब है कि दे नीड सम हेल्प। तो आप उनका स्ट्रेस लेवल जो है उसको कम करने के लिए उनको उनके असाइनमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, उनको थोड़ा ब्रेक दे सकते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज इस तरह की हैं जो आपको थोड़ा सा ना स्ट्रेस फॉर फॉर अ फ्यू मोमेंट्स आपको जो है वो हेल्प कर देती हैं कि आप यू कैन काउंट टू 10 बिफोर यू स्पीक और रिएक्ट, कि जिस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो आपसे कोई इस तरह का जो है कोई सिचुएशन ऐसी डिमांड करिए कि आपने उसके ऊपर करना है, तो आप you just take a few seconds before you respond। आप deep breaths ले सकते हैं, you can go for a walk। डिपेंड करता है कि आपका बाजू का टाइम श्योर आपको बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस करने पड़ते होंगे कोर्ट में, तो अगर आपको उस वक्त नहीं लग रहा है एंड यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन गो फॉर अ वॉक एंड ओवर अ वॉक यू कैन थिंक अबाउट दैट केस। आप छोटा सा कोई क्विक प्रेयर कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, you can walk away from the situation for a while, and this goes both for your work life and for your personal life। अगर personal life में भी कोई आपको ऐसा स्ट्रेसर आता है तो you can just detach yourself। कल हमने detachment पे भी बात की है कि अपने आप को detach कर लें for a while for that from that situation। इसी तरह you can break down bigger problem into smaller parts। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है तो उसको कोशिश करें कि उसको स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करें और फिर एक एक पार्ट को जो है कोशिश करें हल करने की। इसमें जो है द बेसिक पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड इज कि हम अगर ये समझें कि स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया जा सकता और आपको फौरन ही इमीडिएटली किसी प्रोफेशनल हेल्प पे चला जाना चाहिए, दैट इज नॉट ट्रू। यू कैन ट्राई टू मैनेज स्ट्रेस एट सम लेवल ऑन योर पर्सनल स्केल, और उसके बाद आप देखें कि जी अब मैनेजेबल है या नहीं। उसमें ये है कि यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर। कल हमने सेल्फ अवेयरनेस की एक्सरसाइज की थी, हमने सेल्फ कंपैशन की एक्सरसाइज की थी, दैट इज ऑल रिलेटेड टू मैनेजिंग योर स्ट्रेस, कि आप स्ट्रेस जनरेट होने से पहले ही उसको कोप कर रहे हैं। तो हाउ यू रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस, व्हाट कॉजेज यू स्ट्रेस। मैंने देखा है, विल गिव अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। अगर आपको ड्राइव करने से, क्योंकि आई हैव सीन कि अ लॉट ऑफ पीपल फेस दिस डिफिकल्टी कि व्हेन दे आर ड्राइविंग टू देयर वर्क प्लेस एंड बैक, या उनको ड्राइविंग करने से भी स्ट्रेस होता है बिकॉज ट्रैफिक अपना एक स्ट्रेस होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका ट्रैफिक वजह से स्ट्रेस हो रहा है तो गेट अ हेल्प फ्रॉम समवेयर, गेट अ ड्राइवर, पे समवन टू ड्राइव फॉर यू। लेकिन ये देखें कि छोटी छोटी चीज़ें जब स्ट्रेस करके आपके जाती हैं तो फिर वो दे एड अप टू समथिंग बिगर, फिर वो बड़ा स्ट्रेस जो है वो अनमैनेजेबल की डोमेन में चला जाता है। स्ट्रेस ऑफ चेंज एट वर्क, ये चेंज की भी हमने बात की है कि जी आप दोनों तरह से कोप कर सकते हैं कि जब चेंज आपके कोई भी आप इमीडिएट एनवायरनमेंट में वर्क प्लेस पे आता है तो या तो आप पैसिव हो जाते हैं, आप अवॉइड करते हैं कि जी ठीक है थोड़ी देर के लिए सिचुएशन को उसके हाल पे छोड़ दें। बाज़ औक़ात आप एक्टिवली उसको करना शुरू हो जाते हैं। आपको जिस तरह हम बात करते हैं बाज़ औक़ात टेक्नोलॉजी की कोई इंटरवेंशन होती है, आप वन फाइन मॉर्निंग यू रीच योर ऑफिस, आपको पता चलता है कि जी आज तो उन्होंने आज से सारी फाइलें खत्म कर दी। आई रिमेंबर कि कोर्ट का जिस वक्त ये ऑर्डर आया था, वी फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, उन्होंने कहा कि कल से सारी फाइलें उर्दू में होंगी। तो अब हम जो सारा काम जो अंग्रेजी में करते थे, हमें अल्फाज भी सारे अंग्रेजी के आते थे, तो हम में से तो बहुत सारे आज तक नहीं को कर सके। हम तो नहीं सारी लैंग्वेज उर्दू में, बहुत सारा काम हम उर्दू में भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो जब उन्होंने कहा कि जी सरकारी सारी चिट्ठियाँ उर्दू में लिखेंगे, वो हम नहीं कर पाए थे। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कोशिश करते हैं कि जी अच्छा आज का दिन हमारा गुजारा चल रहा है। कुछ लोग हैं जिन्होंने उसको बाकायदा जाके अपोज किया कि नहीं जी हम करेंगे, फिर उसका भी एक स्ट्रेस होता है कि आप एक चीज़ के आदी होते हैं कि जी डेली हम जाएंगे तो ये प्रिडिक्टेबल काम होगा। जहाँ पर अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी आ जाती है, वहाँ पर स्ट्रेस भी आ जाता है।
वाई चेंज स्ट्रेसफुल, तो ये हमने अभी ऑलरेडी बात की है कि हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, चेंज से जो है हमें अपने कंफर्ट जोन से निकल के वी हैव टू डू समथिंग न्यू, उससे स्ट्रेस जनरेट होता है। कोपिंग विद चेंज, आपको ही पता है कि जी वर्क प्लेस में चेंज आती रहेगी, दैट इज समथिंग अनअवॉइडेबल, तो उसमें बेहतर ये है कि आप अपने एटीट्यूड को ठीक कर सकते हैं, अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स को चेंज कर सकते हैं, और जो हमने कल जिस तरह मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है वो की थी, उसके अंदर you can write down in a journal, you can keep a diary with you जिसके अंदर आप ये चीज़ें लिख के, तो you can keep on appreciating yourself for the things that you are doing, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी resilience बेहतर हो जाती है। और जब तक resilience is directly proportional to stress management, जितनी आपकी resilience ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट बेहतर होगी। इट इज़ ऑल्सो बेटर कि आप अगर कम्युनिकेट करें, आप पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि बाज़ औक़ात एक चीज़ बहुत उलझी हुई होती है, जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आप थेरेपिस्ट के पास ही जा रहे हैं, आप किसी कॉलीग से करते हैं, किसी फैमिली मेम्बर से करते हैं, तो इट स्टार्ट्स गेटिंग इनटू सम शेप, तो उतनी उलझी हुई बात नहीं रह जाती, और जो है आप किसी से कम्युनिकेट ज़रूर करें। अच्छा, अगर अब आप इसमें देखेंगे तो एक अच्छा मैकेनिज्म ये भी होता है कि यू शुड एक्सेप्ट द चेंज रादर देन रेजिस्ट, क्योंकि जितनी एनर्जी आपकी उसको रेजिस्ट करने में लगनी है, उससे बेहतर है कि आप अपने आप को यू स्टार्ट गोइंग इनटू दैट फेज जहाँ पर आप आहिस्ता आहिस्ता उस चेंज को रिकग्नाइज करें और अपना बिहेवियर अकॉर्डिंगली। हमने कल फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है, आई एम श्योर कि आप लोग जितने सीनियर जजेस हैं तो अभी तक यू हैव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लर्न कि जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फ्लेक्सिबिलिटी इज द राइट ट्रेट for moving ahead and for making progress, so that adds to your resilience. ये हमने हेल्पिंग अदर्स की कल बात की है कि इसमें कल जब हम देख रहे थे कि रिसर्च ने ये साबित किया कि जब आप दूसरों को हेल्प करते हैं तो आपकी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, पर्पस के साथ आगे बढ़ने की सलाहियत वो बढ़ जाती है, आपकी रिजिलियंस बढ़ जाती है। तो इसकी कोशिश करें। कल हमने ये सारी और हमारी डिस्कशन में हमने देखा भी था, बहुत सारी जजेस ने शेयर भी किया था कि जब वो बाकियों को हेल्प आउट करते हैं लिटिगेंट्स को, तो दे फील कि वो सिर्फ खुद उनकी रेजिलियंस अच्छी नहीं है, बल्कि उनकी रेजिलियंस इतनी अच्छी है कि वो बाकी लोगों को भी स्ट्रेस में जो होते हैं उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो जैसे आप ज़्यादा अपने कॉलीग्स को और लिटिगेंट्स को और जितने लोग आपके साथ डे टू डे अटैच्ड हैं आपके वर्क प्लेस पे, जितना आप उनके साथ उनको हेल्प आउट करेंगे, आपकी रेजिलियंस भी बेहतर होगी और आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बेहतर होगी। So with this we come to the end of the module 1 और मॉड्यूल 2 की तरफ हम मूव करेंगे। असाइनमेंट्स हमने ऑलरेडी बात की है कि एक दफ़ा सारी आ जाती हैं, फिर हम उसके ऊपर कोई 5-10 मिनट डिस्कशन कर लेंगे कल या परसों। So we will move to now module number 2, which is communication for emerging leaders. So we have Ms. Bushra with us, and I would like to ask Mr. Muaz. Ji, Assalamu alaikum. Thank you, Furqan, for the floor. Thank you, Madam Maria, for finishing this session and having this special session for our guest speaker. And I think it's always good कि जरा सा shake up हो training में. So I'm glad that Madam was able to put this together with Madam Bushra. Just to tell a little bit about Madam Bushra, she is associated with Bahria University. And there she focuses as a lecturer in the Department of Management Studies. Her expertise is in business and office communications and speaking skills. And as we discussed in the orientation session, the special focus, एक तो आपका communication channel needs to be at par, particularly for leaders. And as women leaders, particularly moving up, and also for male counterparts, आप जो काम कर रहे हैं साथ साथ लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस और उसके कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस, टोनेज, कुछ अल्फाज के जो चुनाव है वो भी कितना अहम होता है. एंड आई थिंक एज जजेस यू नो द सेंसिटिविटीज ऑफ दिस एंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड हाउ दे कैन बी टेकन. तो इसके ऊपर थोड़ा सा इंशाल्लाह हमें प्रोफेशनल जो एडवाइस है, एंड particularly for leaders and particularly women leaders. Thank you so much, Madam Bushra, for joining us. You have the floor. आपका माइक अनम्यूट कर लें तो. Assalamualaikum. Thank you so much. I hope you can hear me now. Yes, we can. Okay, thank you so much for inviting me, and I feel honored to be a part of this training. And communication skills से related definitely बहुत important चीजें होती हैं डिस्कस करने वाली. उसको importance लोग आमतौर पे नहीं देते हैं, लेकिन दैट इज़ वाई उसको डिस्कस करना इस तरह के फोरम्स पे बहुत ज़रूरी होता है. तो आई एम ऑनर्ड टू बी हियर एंड आई एम ऑनर्ड टू डिस्कस दीज कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड थिंग्स ऑन दिस फोरम.
So communication skills for emerging leaders. Let's start with the next slide. Furqan Saab, if you can help me out. कम्युनिकेशन स्किल्स की जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, डेफिनेटली प्रोफेशनल लेवल पे, हर प्रोफेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो ट्रेनीज हैं वो दे कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, क्योंकि आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड भी हैं, तो आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा होगा कि कम्युनिकेशन किस हद तक इम्पॉर्टेंट होती है। आप लोगों के साथ डील करते हैं और उसमें भी आप मुख्तलिफ तरह के लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, तो हर लेवल पे कम्युनिकेशन आपको अपनी एडजस्ट करनी पड़ती है। तो वो जब तक आपको उस कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी नहीं होंगी तो आपकी वो कैपेसिटी भी बिल्ड नहीं होगी। आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर इसको सोचें तो उसमें ये है कि आप लोग मीटिंग्स अटेंड करते हैं, फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, और उसमें आप डाइवर्स टाइप ऑफ लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इन पॉइंट्स को हम लेंगे और मैं इन पॉइंट्स को कोशिश करूँगी उसके साथ रिलेट भी कर सकूँ। पहले हम बात करेंगे, जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो कॉमन वेज टू कम्युनिकेट क्या हैं। उसमें डेफिनेटली जो एक्टिव वे टू कम्युनिकेट है वो है स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग और राइटिंग दोनों एक्टिव कम्युनिकेशन में शुमार होता है। जब आप उस एक्टिवली वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं, स्पीकिंग में आप वर्ड्स को बोल रहे होते हैं, राइटिंग में आप लिख रहे होते हैं, तो आप यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, आप उसको उस चीज़ को आप एक्सप्रेस करते हैं। तो कम्युनिकेशन आपका इस तरह से होता है। स्पीकिंग की अगर हम बात करें तो हम इसको वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे, क्योंकि इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। उसमें आप साथ साथ ये भी देखते हैं, क्योंकि हम एक उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि इमर्जिंग लीडर्स की पर्सपेक्टिव से। सो जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं तब हम साथ लिसनिंग को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि जो अच्छा लीडर होता है वो उसकी लिसनिंग स्किल भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं, होपफुली लिसनिंग स्किल्स पे भी लेटर ऑन बात हो, लेकिन अभी आई जस्ट वांटेड टू मेंशन कि स्पीकिंग स्किल्स के साथ साथ लिसनिंग स्किल्स भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आपका इंटरेक्शन होता है, आपने साथ साथ बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, और आपने सुनना भी है लोगों को, और आपने उनको ये शो भी करना है कि आप ध्यान से उनकी बात सुन रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं, आप कम्युनिकेट अच्छा कर पाते हैं, और आपका जो आप चाह रहे होते हैं कि आपको जो रिजल्ट्स मिले, कि आपको लोग जो है आपको अंडरस्टैंड करें, आप लोगों को ये इंप्रेशन दें कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करें, तो वो आपका टारगेट एक तरह से अचीव होता है। आप लोग मुख्तलिफ लोगों के साथ डील करते हैं, उसमें फैमिलीज के साथ आप डील करते हैं, आप बच्चों के साथ डील करते हैं, आप मर्द और औरत की अगर हम जेंडर वाइज बात करें आप उनसे डील करते हैं। तो हर एक के हिसाब से स्पीकिंग स्किल की अगर हम बात करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हाउ यू आर इंटरेक्टिंग, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, हाउ यू आर यूजिंग वर्ड्स। आपका जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई एम श्योर कि क्योंकि आप लोग प्रोफेशनली अपने प्रोफेशंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग डील करते हैं लोगों के साथ, तो इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोगों को ऑलरेडी होगा, लेकिन किसी वक्त आप उस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं कि आपका अल्फाज का चुनाव क्या है। वो आपका वेरी करता है। आप बच्चे से बात करते हैं, वो आपका डिफरेंट तरीका होगा बात करने का। आप किसी बड़े से बात करते हैं, आप किसी औरत से बात करते हैं, आप एक पूरी फैमिली से बात करते हैं। जो आपका इंटरेक्शन है आप उसके हिसाब से अपने अल्फाज का चुनाव करते हैं, आप अपने वर्ड्स की सिलेक्शन करते हैं। तो उससे होता क्या है, आपका इंटरेक्शन बेहतर होता है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स वो होती हैं जहाँ पे आपकी कोशिश हो कि आपकी बात अगले तक पहुँचे, उसको समझ आए, और आप उसको ऑफेंड भी ना करें। कुछ प्रोफेशंस वैसे भी ऐसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, कि जहाँ पे
क्योंकि आप लोग प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं लोगों की, तो उसमें बड़ी जल्दी इस तरह के चांसेस होते हैं कि अगला ऑफेंड हो जाए। तो आपने उसके हिसाब से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अगेन प्रैक्टिस करना होता है, साथ साथ आपको अंदाजा होता है कि आपका वर्ड्स का चुनाव क्या है। नेक्स्ट राइटिंग स्किल्स है। राइटिंग स्किल्स के साथ भी आप लोग डील करते हैं। उसमें आई एम श्योर आप लोगों को आइडिया है कि उसमें आपकी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, स्पीकिंग में भी मैटर करती है। जस्ट लाइक दैट राइटिंग में भी आपके अल्फाज का चुनाव बहुत मैटर करता है। लेकिन राइटिंग स्किल्स में ये है कि आपकी करेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। हम करेक्ट ग्रामर की बात करते हैं, हम करेक्ट पंक्चुएशन की बात करते हैं, क्योंकि हम राइटिंग स्किल्स की जहाँ तक बात करें उसमें आपने जब इंटरेक्ट करना है, जब आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो उसमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी हैं। अदरवाइज आप क्लियरली वो बात आप कन्वे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की बात करें तो उसमें हम डील करते हैं ईमेल से, हम लेटर्स से डील करते हैं, हम एप्लीकेशन से डील करते हैं, हम मीटिंग्स अटेंड करते हैं तो उसमें हमारे मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं, हम प्रेजेंटेशंस देते हैं उसमें भी हमने बोलना होता है, साथ हमने प्रेजेंट भी करना होता है रिटन फॉर्म में भी। सो ये सारी चीज़ें हम जर्नल्स के साथ भी डील करते हैं। सो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। उसमें आपकी करेक्ट लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये समझा इनको जाता है कि बहुत बेसिक लेवल की हैं, लेकिन अगर इनमें मिस्टेक्स हों तो आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते, आपकी बात आगे कन्वे ही नहीं होती, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसमें रॉन्ग कम्युनिकेशन हो सकता है। तो उसमें क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, आपकी करेक्ट लैंग्वेज, क्लियर लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। राइटिंग स्किल्स में एक और चीज़ ये आती है कि आप अपनी जो बात करना चाह रहे हैं उसको आप कंपोज कैसे करें, आप उसको एक्सप्रेस कैसे करें, कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं जो आप बात कन्वे करना चाह रहे हैं। सो एक और पर्सपेक्टिव इसका ये है कि आप टू द पॉइंट बात करें, क्लियर हो और टू द पॉइंट आप बात करें, आपकी कंसाइज एक्सप्रेशन होना चाहिए, ताकि ये कि ब्रीफ होना चाहिए, ताकि जो आप बात कन्वे करना चाह रहे हैं वो आपकी कन्वे हो। राइटिंग स्किल्स में नॉलेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका रिसर्च कितना है, आप जिस भी मौजू पे बात करना चाह रहे हैं वो आपकी उसमें अपने रिसर्च कितना है आपका, आप अपने प्रोफेशन को अगर ले लें, आपकी अपनी उसमें नॉलेज कितनी है, आप उसके हिसाब से उसको डील करेंगे राइटिंग स्किल्स में भी। और ऑर्गेनाइजेशन में जब आप किसी भी राइटिंग के साथ डील कर रहे होते हैं उसमें आपको इस चीज़ को मद्देनजर रखना पड़ता है। इस सब चीज़ का क्योंकि साथ साथ मैं आपको जो टर्म मैं यूज़ कर रही हूँ वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप उसको इफेक्टिव किस तरह से करते हैं, बाय वर्किंग ऑन ऑल द थिंग्स, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव आप साथ साथ करते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको कंसिडर किया जाता है कि ये बंदा बहुत एफिशिएंट है इन दिस वर्क एनवायरनमेंट, बहुत कॉम्पिटेंट। आपका एक जो इम्प्रेशन जाता है, आपका एक जो इमेज जाता है, अगर आप स्पोकन में अच्छे हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इफेक्ट सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के एंगल से नहीं होगा, उसका आपका ऑर्गेनाइजेशन में भी आपका जो अपना इम्प्रेशन है वो भी डेफिनेटली उस पर एक बहुत पॉजिटिव असर होगा। आप और कॉन्फिडेंट होते हैं, आप उसको कॉन्फिडेंटली आप फर्दर उस चीज़ को लेके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें विजुअल इमेज है। वर्ड्स के साथ साथ इमेज का भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉमन वेज टू कम्युनिकेट। एक लेवल होता है आप वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप उसको हम फर्दर इवन बॉडी लैंग्वेज की भी हम बात करेंगे तो वो नॉन वर्बल है, उसमें आप वर्ड्स नहीं यूज़ करते हैं,
तो ये चीज साथ साथ चलती है। हम अगर लेट्स से बात करें कि आपने आपकी कोई मीटिंग है, आपने उसमें कोई अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, अगर हम उस पर्सपेक्टिव से बात करें, आप उनके साथ शेयर करें हैं कोई ग्राफिक्स शेयर करें, कोई चार्ट्स आप उनको शेयर करें, कोई स्टेटिस्टिक्स आप उनको दिखा रहे हैं, तो जो बात उस इमेज में होगी वो आपके वर्ड्स के थ्रू उस तरह से आप कन्वे नहीं कर पाएंगे जो आप सिर्फ उस पिक्चर के थ्रू कर लेंगे, राइट? आप वो ग्राफ दिखाएंगे, उसमें आप स्टेटिस्टिक दिखाएंगे किसी चीज से भी रिलेटेड, तो उसको अंडरस्टैंड करना ज्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू कि आप एक एक चीज को वर्ड्स से एक्सप्लेन करें। तो एक पिक्चर, एक इमेज आपको बहुत सारी ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें कन्वे कर देता है विदाउट वर्ड्स। समटाइम्स आपको वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है जब आप इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। साथ मैं इसको कनेक्ट करूंगी बॉडी लैंग्वेज के साथ, क्योंकि आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो जो आपका अपना इमेज भी है, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप स्पोकन रिटन जिसमें भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज तो डेफिनेटली आपकी जब आप इंटरेक्ट करते हैं उसमें आपकी सामने आती है, और आपके सारे उसमें एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, आपके सारे उसमें आपका पूरा बिहेवियर होता है, आपके जेस्चर्स होते हैं, आपका मैनरिज्म होता है, वो सारा आपका थ्रू बॉडी लैंग्वेज कन्वे होता है, राइट? ये साथ साथ ये चीज चलती है जब आपका कम्युनिकेशन होता है। सिर्फ वर्ड्स की बात नहीं है, इमेज की भी बात है, बॉडी लैंग्वेज की भी बात है। और उससे होता क्या है कि आप अगर उस पे आप अगेन लोग इस चीज को इतने इम्पोर्टेंस नहीं देते कि बॉडी लैंग्वेज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या बात करें वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इट्स अ नेचुरल थिंग। आप नेचुरली जब आप इंटरेक्ट करते हैं उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज नेचुरली आप उसको उसमें कम्युनिकेशन होता है, आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, आपके हैंड जेस्चर्स होते हैं, और उसमें जब आप नॉन वर्बल की बात करते हैं उसमें आपके हिडन बिहेवियर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको आप अभी क्योंकि बात हो रही थी स्ट्रेस मैनेजमेंट की और उससे रिलेटेड सारी डिस्कशन हुई, आप अगर स्ट्रेस्ड आउट हैं तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से शो हो जाएगा, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से शो हो जाएगा। आपको आप किसी इशू से कोई इशू फेस कर रहे हैं उस टाइम पे, और आप साथ ही आप अपने क्योंकि आप लोग अपने ज़ाहिर प्रोफेशन में लोगों के साथ डील भी करते हैं, तो उसमें आपकी जजमेंट इफेक्ट हो सकती है, आपके डिसीजन इफेक्ट हो सकता है। इन सारी चीज़ों का, एंजाइटी का, स्ट्रेस का, इन चीज़ों से इसका ताल्लुक होता है। लेकिन वो आपका शो भी हो जाता है जब आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ। बहुत हद तक आपका वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपका वो कन्वे हो जाता है लोगों को। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है, अगर आप कॉन्फिडेंटली इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अगले को भी ये मैसेज जाएगा कि दिस पर्सन इज अ कॉन्फिडेंट पर्सन, जो ये बात कर रहा है वो ऑथेंटिक बात है। और साथ साथ क्योंकि आपकी डीलिंग होती है लोगों के साथ, इसका एक इम्प्रेशन उन पे ये पड़ता है कि आपका एक ट्रस्ट डेवलप होता है। इफ़ यू हैव अ गुड बॉडी लैंग्वेज, अगर आपको पता है कि बॉडी लैंग्वेज को साथ कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स में इसको इम्प्रूव कैसे करना है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इफेक्टिवली इस्तेमाल कैसे करना है, तो उससे आपका लोगों के साथ ट्रस्ट डेवलप होता है, आपका उनके साथ कनेक्शन डेवलप होता है, और डेफिनेटली उसका ऑर्गेनाइजेशन में आपको आपके प्रोफेशन में बहुत फायदा होता है। नेक्स्ट अगर स्लाइड पे हम जाएं, थैंक यू। लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें अभी मैंने मेंशन किया वर्बल नॉन वर्बल को ऑलरेडी। वर्बल जहाँ आप वर्ड्स यूज करते हैं, वर्ड्स का जहाँ पे आपका इस्तेमाल होता है, आप बोल रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप वर्ड्स के साथ डील करें, आप फ्रेजेस यूज करें, आप सेंटेंसेस यूज करें, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें यहाँ पे इंट्रा वर्बल, एक्स्ट्रा वर्बल की बात की गई है। इसको एक और नाम भी दिया जाता है जिसको कहते हैं पैरा लैंग्वेज फीचर्स। लैंग्वेज वर्ड्स से थोड़ा सा डीपर लेवल पे आती है बात, जहाँ पे हम बात करते हैं
इंटोनेशन की, साउंड की, आपकी टोन ऑफ वॉइस क्या है। आप जब आप इस चीज को ध्यान में रखें, हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों के साथ, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप जिस तरह से बात करते हैं, सिर्फ वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस तरीके से बात करते हैं। इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से इट। ये आपने शायद सुना हो। आपका वॉल्यूम क्या है बात करने का, आपकी स्पीड क्या है आपकी स्पीच की, आप जो बात कर रहे हैं अगले को वो समझ आ भी रही है कि नहीं, आपकी टोन क्या है। इसको हम पैरा लैंग्वेज फीचर्स भी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्वर्सेशनल स्किल के लिए, आपकी इंटरेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें हम इस पर्सपेक्टिव को देख लेते हैं कि आपके किस चीज़ का क्या चीज़ इस पर असरअंदाज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी टोन ऑफ वॉइस से अगले को अंदाजा हो जाता है कि आप गुस्से में बात कर रहे हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं, आपका कोई एटीट्यूड का इशू है, आपके सारे इमोशंस आपकी आवाज से जाहिर हो जाते हैं। किस तरह से आप बात करें, आप एक जुमला नॉर्मल तरीके से कहें उसके और इफेक्ट होगा, और एक जुमला आप गुस्से से वही नॉर्मल जुमला इस्तेमाल करें तो उसका इफेक्ट और होगा। तो इसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। आपकी अगर आप डाउन फील कर रहे हैं, आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, या आप एक्साइटेड हैं, तो आप उसी तरीके से उस चीज़ का आपकी कम्युनिकेशन पे असर होगा, और वर्ड्स के साथ साथ आपकी ये पैरा लैंग्वेज के वर्बल इंट्रा और एक्स्ट्रा वर्बल फीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगेन क्योंकि साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की बात हो रही है, प्रोफेशनल स्किल्स की बात हो रही है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, इन चीज़ों को अगर आप इम्पोर्टेंस दें तो आप you keep in mind the dignity of your profession, ethics of your profession. Ethics की भी एक बहुत broad topic है जिस पे बात होनी भी चाहिए। तो उसमें आप इन चीज़ों के थ्रू आपका interaction matter करता है। How dignified you are, how you know about the ethics of the work, वो सारी आपकी चीज़ें matter करती हैं। Next, non-verbal. अर्लियर मैंने मेंशन किया बॉडी लैंग्वेज, दैट इज नॉन वर्बल। उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया जेस्चर्स का, आपका पोस्चर क्या है, आप इंटरेक्ट करें, यू आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल, और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो डिस्करेजिंग है, राइट? क्योंकि मैंने आपको एक और बात कही शुरू में जिसमें लिसनिंग स्किल्स की भी बात की जाती है। अगर आप वो पर्सपेक्टिव देखें तो आप अगले को ये शो करें कि यू आर नॉट लिसनिंग केयरफुली, आपके जेस्चर से शो हो रहा है, आपके पोस्चर से शो हो रहा है, आप अटेंटिवली नहीं बैठे और आप ये शो कर रहे हैं कि यू आर आप सुन तो रहे हैं लेकिन आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द अदर हैंड, अगर आप if you are a speaker, आप organization में you are attending a meeting, आप you are giving a presentation, in that आपका confidence जो आप show करते हैं, it's not only through knowledge, it's not only through usage of the words, it's also through your body language. अगर आपका जो आप बात कर रहे हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से शो नहीं हो रही, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी जो आप कह रहे हैं उसे मैच करनी चाहिए, प्लस इट शोज योर कॉन्फिडेंस लेवल एज वेल, राइट? दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसमें आपका अदर देन जेस्चर्स, पोस्चर्स, मूवमेंट्स, आपके आई कांटेक्ट भी आता है। आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, व्हेन यू टॉक अबाउट कॉन्वर्सेशनल स्किल्स। जब आप इंटरेक्शन की बात करते हैं, आप अटेंटिवली बात कर रहे हो, अटेंटिवली इफ यू आर लिसनिंग, आपका आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है। नॉन वर्बल फीचर्स में एक एग्जांपल मेरे पास है कि इफ यू आर अटेंडिंग अ मीटिंग, या आप अपने
अपने प्रोफेशन में, इफ यू आर डीलिंग विद पीपल, आप अगर उस टाइम पे आप लेट्स से आप अपना सेल फोन चेक कर रहे हैं, आप अपने मैसेजेस चेक कर रहे हैं, उसका इंप्रेशन क्या जाएगा, उसका आप उसके थ्रू आप क्या कन्वे कर रहे हैं, दैट यू आर नॉट अटेंटिव। दिस इज योर बॉडी लैंग्वेज। ये आपका एक तरह से आप नॉन वर्बल फीडबैक दे रहे हैं अगले अपनी ऑडियंस को, या आप जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं आप उसको एक फीडबैक दे रहे हैं नॉन वर्बल। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बड़ी कॉमन इशू है, दैट्स व्हाई आई मेंशन। लेकिन उससे होता क्या है कि आपकी अगेन अगले को इम्प्रेशन ये जाता है कि यू आर नॉट अ प्रोफेशनल पर्सन, राइट। आपको एथिक्स का नहीं पता है, और आपको वर्क एथिक्स का नहीं पता। सो these things are also very important. And there is another point that is symbolic, क्योंकि हम levels of communication की बात करें, so verbal, non-verbal, symbolic यहाँ पे एक mention किया है, but I would connect it with non-verbal communication. इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि क्योंकि आप किसी सिंबल के थ्रू आप कुछ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है, आपने पाकिस्तान के फ्लैग का बैज लगाया हुआ है, दैट कन्वेज अ मैसेज। आपने पीस आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, आपने उसका कोई बैज लगाया हुआ है, दैट इज अ सिंबल, दैट इज अ सिंबॉलिक मैसेज दैट यू आर गिविंग टू द अदर पर्सन, राइट। सो नॉन वर्बल एक और नॉन वर्बल मैसेज हो गया। सिंबॉलिक क्योंकि जस्ट एक मैं छोटी सी एग्जांपल देना चाह रही थी, आप जस्टिस की बात करें, उसमें जो तराजू है, दैट इज ऑल्सो अ सिंबल। तो आप कन्वे कर रहे हैं कि यू आर गिविंग जस्टिस टू पीपल। सो इस तरह के सिंबल्स होते हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है ऑन डिफरेंट लेवल्स। सो आई थिंक दैट वुड बी इट, क्योंकि अभी बड़ा ब्रीफली मैंने सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हर पॉइंट पे बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है। तो दैट वुड बी इट फ्रॉम माय साइड। थैंक you for inviting me. I am honored to be a part of this conversation. Thank you, ma'am, for providing us with that time. What I will do is I'll open the floor up for some questions and answers because ma'am is with us. अगर कोई सवाल है इस हवाले से the level of communication, कोई gestures के हवाले से है, जो non-verbal communication भी जो discuss हुआ है, particularly कोई आपके specific context में है, maybe ma'am can provide some further guidance because she's a communication specialist. तो अगर कोई सवाल जवाब है तो please if you can raise your hand, just अभी we'll entertain 1-2 questions, उसके बाद फिर हम session मुकम्मल करते हैं क्योंकि time भी हो गया। So if there's any questions you can raise your hand or any comments, please feel free. और chat में आप अगर type करना चाहें तो chat में भी type कर सकते हैं। No questions? Okay, I guess I think time हो गया, असर का वक्त भी आ गया। So I think Madam Maria, would you like to end with anything in this session for tomorrow? I was just thinking that just because you just started with this module, if we can still stretch it, because again today we have enough opportunity to open the floor for a discussion कि अगर हम 2 hours daily stretch कर लिया करें तो we can save at least 2 days. So that will make us reach by Wednesday. We should be able to wrap it up the whole course. और Thursday सिर्फ हमारा post assessment और discussions के लिए रह जाएगा। तो आई थिंक कि आज ये डिबेट ये कर सकते हैं, इसके अंदर अपने इनपुट भी दे देंगे उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। और फिर हम आज भी बिकॉज अभी हमने स्टार्ट किया तो आई थिंक वी कैन कवर अ लिटिल अंटिल 5:30. Right, okay. So Madam Maria, then I will give you the floor to continue the discussion and then you can continue with this module. Thank you Madam Bushra, thank you for your input and for your talk. So let's continue with the different types of communication. Next पे जाइएगा फुरकान. So as we can see that we have talked about the types of communication and in a particular organization the communication varies. जिस तरह अभी मैंने एक एग्जांपल पिछले उसके अंदर दी थी कि हम लोगों के पास communication के even languages का जो है वो बीच में वेरिएशन आती रहती है. We know कि जब हम लोगों ने correspondence करनी है तो वो एक different language में होगी. सरकारी जो हमारी उर्दू और इंग्लिश we use both languages, bilingual medium हम यूज़ करते हैं.
जो आमतौर पे लोअर लेवल्स होते हैं उसके ऊपर हम बहुत सारा उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर बहुत डिपेंड करता है। कॉर्पोरेट सेक्टर की जो लैंग्वेज होगी, जो कम्युनिकेशन होगी, दैट वुड ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। इसी तरह रिलेशनशिप पे भी बेस्ड होता है कि आपके उस पर रिलेशनशिप की बेस पे कम्युनिकेशन चेंज हो जाता है। अगर आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसकी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होगी, जो इनफॉर्मल होगा उसकी बिल्कुल डिफरेंट होगी। फ्लो पे भी डिपेंड करता है, वर्टिकल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हॉरिजॉन्टल है या क्रॉस वाइज है, डायगोनल है। कोई इस पे मुझे कोई अपना फीडबैक देंगे कि ये व्हाट डू वी मीन बाय वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो? जी मैम, इसमें जो कि हमारे जनरली सेक्रेटरीट में होता है कि जी जब भी कोई इनिशिएट होती है फ्रॉम सेक्शन ऑफिसर टू सेक्रेटरी तक जाती है जी, दिस इज इसी वे में। फिर इसी तरह जो फाइल मूव करती है फ्रॉम असिस्टेंट डायरेक्टर टू डायरेक्टर टू जी, ये एक प्रोसेस है। ये दैट इज वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल में होता है कि जब आपके रिलेटेड सिस्टर एजेंसीज होती हैं तो उनके अंदर जब आपकी हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेशन फ्लो कर रही होती है। फॉर एग्जांपल हमने जब मीटिंग्स बुलानी होती हैं तो हमें पता होता है कि इस मीटिंग में हमें इन इदारों की ज़रूरत है, तो हम सबको चिट्ठियाँ लिखते हैं कि जी आप सबका इस मीटिंग में शामिल होना ज़रूरी है, उसके बगैर हमारा ये जो प्रॉपर मीटिंग का डेकोरम है और जो कोरम है वो पूरा नहीं होगा। तो दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसी तरह हमारी क्रॉस वाइज और डायगोनल भी होती है। बाज़ वक़्त ये होता है कि हमारा उस इदारे से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हमने उनके साथ कम्युनिकेट करना होता है। तो हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आप अपने काउंटर पार्ट को, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेड 17 में ऑपरेट कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि दूसरे इदारे के ग्रेड 17 को तो आप एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में भी और इसी तरह वर्बल कम्युनिकेशन में भी। लेकिन आप मोस्ट प्रॉब्ली ग्रेड 17 या 18 की कैपेसिटी में एक दूसरे इदारे के ग्रेड 20 या 21 के ऑफिसर से कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। सो लाइक वाइज हमारे ये कुछ ऑर्गेनाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग्स होती है कम्युनिकेशन की। तो उससे भी जो है वो अगर बाज़ औक़ात आपको यू हैव टू चेक के बिफोर कम्युनिकेटिंग कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन भी होता है। जो आपका ओरल कम्युनिकेशन होगा दैट इज़ मोर ओपन, उसके अंदर आपके पास ज़्यादा स्पेस होती है और इसीलिए जिसमें आपके पास स्पेस ज़्यादा होती है उसके अंदर गलती का मार्जिन भी ज़्यादा होता है। रिटन जो होती है उसको हम क्योंकि बारहा चेक करते हैं, जब हम उसको लिख लेते हैं एक मरतबा तो हम एक या दो दफ़ा उसको टाइपोस के लिए भी चेक करते हैं, एक्सप्रेशन के लिए भी चेक करते हैं। बट देयर आर मैनी थिंग्स जहाँ पर ओरल जो है वो रिटन को रिप्लेस नहीं कर सकता और रिटन जो है वो ओरल को नहीं कर सकता। इसी तरह जेस्चर्स होते हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों के ऑफिस के अंदर कितनी कहीं आप लोगों को कभी ऐसे आपने विटनेस किया कि आप लोगों के ऑफिस के दरमियान में फ्रिक्शन हो रिटन कम्युनिकेशन में या ओरल में या जेस्चर्स में? आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल कि हमारी काफ़ी सारी फ्रिक्शन, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी सारे, जिस तरह अभी हमने पहले हम बात कर रहे थे कि हमने बहुत सारे इदारों के साथ कोऑपरेशन में काम करना होता है। उसमें मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट भी होता है और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी होता है। तो अगर हम उनके साथ, क्योंकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो हम एक चेन ऑफ कमांड को फॉलो कर रहे होते हैं, तो हम अपनी चेन ऑफ कमांड में तो बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं और किसी को कह सकते हैं कि आप ये करें, लेकिन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते। तो जब वो आपके आपके रिस्पॉन्स देने पे और उसके ऊपर बाउंड नहीं है तो फिर फ्रिक्शन जनरेट होती है। तो आई डोंट नो कि आपके आपस में एडमिन साइड है, हेडक्वार्टर्स साइड है और फिर इसी तरह आपकी जो फंक्शनल जितनी ऑपरेशन साइड है, आई डोंट नो कि आप लोगों के अपने महकमों में इस तरह से जेस्चर्स से या ओरल या रिटन में कहीं कोई फ्रिक्शन जनरेट होती है कि नहीं। बट अगर यहाँ पर होती है तो वो बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल्स के आमतौर पर इशूज आते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। कोई ये एग्जांपल दे सकेगा कि कुछ काम होते हैं जो सिर्फ रिटन में ही हो सकते हैं और कुछ काम है जो सिर्फ ओरल में ही हो सकते हैं, जो आपके डे टू डे वर्क से रिलेटेड है? कोई ऐसा ओरल कम्युनिकेशन जो अगर आप रिटन में करें तो इट विल किल द स्पिरिट, कोई ऐसा रिटन कम्युनिकेशन? जैसे कोर्ट रूम के अंदर आर्गुमेंट जो पार्टीज के होते हैं वो ओरली हो सकती हैं, जो कि लॉ प्रोवाइड करता है रिटन का, लेकिन जनरली जो है ओरली होनी चाहिए। वो ऑर्डर्स जो है जो कि ऑर्डर भी पास होते हैं लेकिन उसके इफेक्टिव नहीं होते, वो रिटन ऑर्डर ही पास किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह दिस इज वेरी गुड एग्जांपल ये कि जो है जिसके अंदर इसी तरह जेस्चर्स बहुत सारे होते हैं। अब आप देखिए कि जिस वक्त आप कोर्ट में प्रॉबेबली नोबडी इज नोटिसिंग इट, लेकिन जब आप एक एलिवेटेड जगह पर कोर्ट में बैठे होते हैं तो सारी कोर्ट जो है वहाँ पर जितने लोग कोर्ट में मौजूद होते हैं दे आर विटनेसिंग योर बॉडी लैंग्वेज। तो ये जो वकलाव होते हैं वो इस चीज़ पे बॉडी लैंग्वेज के आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाते हैं कि जी जज साहब वो जब पेश होते रहते हैं कोर्ट में बारहा, उनको अंदाजा हो जाता है कि किस तरह के जेस्चर्स वो शो करेंगे तो जो उनका डिसीजन है वो किस तरफ को टिल्ट जा रहा होगा। इसीलिए अपने जेस्चर्स, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर में ये है, खासतौर पे जब आप ऐसी सेंसिटिव डिसीजन मेकिंग पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, कि आपका जो है वो फेस बहुत न्यूट्रल होना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि ये प्रैक्टिस सबको करना पड़ता है। तो ये इसके लिए भी आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है कि टू रिमेन कि आपके जो न्यूट्रल एक्सप्रेशंस रहें एंड यू शुड नॉट
show any signs of anger. हालांकि बहुत मुश्किल होता है, जिस तरह आई एम श्योर कि फैमिली कोर्ट्स में जब जो हमारे यहाँ पे जजेस ऑनरेबल जजेस बैठी हैं, उनको जब आप फैमिली केसेस सुन रहे होते हैं, क्योंकि एक साइड ने हमेशा ज़्यादा ज्यादती की होती है, तो इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू फील एंग्री टुवर्ड्स द पर्सन हु इज़ द परपेट्रेटर या जिसने किसी के साथ ज्यादती की हो। लेकिन हमारे जो जस्टिस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कम्युनिकेशन में, और जस्टिस हमारे अगर हम अनइंटेंशनली कोई इसमें शो कर रहे होते हैं तो वो हमारे बहुत सारे जो फैसले हैं उनको हमारे जजमेंट देने से पहले वो एग्जिबिट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पे जाइएगा। अच्छा, इसमें वी मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हमने क्योंकि इसका मॉड्यूल का नाम कम्युनिकेशन स्किल्स है, दे आर लाइक अ मसल टू फ्लेक्स एंड इट इज आल्सो लाइक गोइंग टू द जिम टू इम्प्रूव योर बॉडी। ये कोई इसको कोई इंटरप्रेट कर सकता है कि व्हाट डू वी मीन बाय कंपेयरिंग इट टू अ मसल, कि कम्युनिकेशन स्किल्स मसल की तरह कैसे होती हैं? इसको प्रैक्टिसिंग की कह सकते हैं कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल गेन करने हैं तो उसको आप प्रैक्टिस करें। बिल्कुल। तो जब तक कम्युनिकेशन स्किल्स का एक ड्रॉबैक ये है कि जब आप उसको प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है लूज करना शुरू कर देते हैं, जो उसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज है वो नीचे आ जाती है। जितना ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिस में रखते हैं वो उतना ज़्यादा आपकी शार्प रहती है और बढ़ती रहती है। और ये जो पब्लिक सेक्टर में लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर जो लोग हैं, स्पेशली आई वुड अगेन यू नो टेक इट टुवर्ड्स द फीमेल लीडर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर फीमेल जजेस हैं, आई थिंक दे वुड अग्री के जब बच्चियों का ब्रॉटअप घर में होता है तो उनको आमतौर पे बड़े रिस्ट्रेन्ड और लिमिटेड स्फेयर्स के अंदर कम्युनिकेट करने की तरबियत दी जाती है। दे आर नॉट वेरी ओपन, दे आर नॉट एनकरेज टू बी वेरी ओपन, दे हैव वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड कन्फाइंड पीपल दैट दे कैन टॉक टू। तो उससे होता ये कि वंस दे जॉइन सर्टेन प्रोफेशंस, तो उसमें जहाँ पर अगर रिस्ट्रेन नहीं भी होता while they are growing up, जो हमारी सोसाइटी के अंदर फीमेल जहाँ पर भी वर्किंग लेडीज होती हैं, दे ऑलवेज नेचुरली फील अ रिस्ट्रेन टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज उनकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से नहीं हुई होती। जिन लोगों की अपब्रिंगिंग थोड़े मुख्तलिफ तरीके से होती है, इवन देन जब वो प्रोफेशन में जाते हैं तो उनको डे टू डे इतना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, उसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स लीडरशिप का एक इंटेग्रल पार्ट बन जाते हैं और उसको बार बार हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। If any female judge disagrees with it, तो आप you are most welcome to share your comment. अच्छा, इसमें हम ये भी देखते हैं कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, इट इज़ अ वाइड क्रॉस कटिंग फील्ड, जिसके अंदर आपने बहुत जगहों पर कम्युनिकेट करना होता है। मुख्तलिफ तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, राइटिंग से लेकर, ईमेल से लेकर, 1-on-1 मीटिंग से लेकर, सोशल मीडिया, आपने सब जगहों पे कम्युनिकेट करना होता है। इसलिए आपकी अलग अलग स्किल्स रिक्वायर। ऐसे नहीं होता कि आपको अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप उसी को ही ईमेल पे भी अप्लाई करें, उसी को आप व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर भी अप्लाई करें और उसी को आप मीटिंग्स पे अप्लाई करें। आपको सबके लिए डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट पे जाइए। Now, the thing that you must know about acquiring good communication skills is that it needs patience, time, and energy to communicate well and learn how to deliver a conversation or message in the most effective way. I'm sure कि जिस वक्त आपका, क्योंकि बहुत सारा communication जो कोर्ट के उसके अंदर environment में हो रहा था, वो तो it is sort of a monologue, because first you listen to a lot of arguments and then you deliver your and communicate your judgments. और उसमें से भी I'm sure कि जिस वक्त आप judgments शेयर कर रहे होते हैं, उसकी नोट टेकिंग हो रही होती है, एंड देन देयर इज अ प्रॉपर यू नो डॉक्यूमेंट फॉर दैट इज डॉक्यूमेंटेड। लेकिन आपने ये अपने भी प्रोफेशनल लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि जिस दिन आप डे 1 प्रोफेशन में आए थे, उस दिन आप जिस तरीके से डिलीवर करते थे और कम्युनिकेट करते थे, उससे अब इतने साल बाद आपका बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज एनहांस हो गई होगी, इंक्रीज हो गई होगी, और अब आपके पास वो स्किल भी बहुत ज़्यादा उससे बेहतर हो गई होगी। सो दैट गोज विदाउट सेइंग। आप जब अपने सीनियर्स की तरफ देखते होंगे, जस्टिस की तरफ, और इस तरह के अपने देखे होंगे कि वो अपने जजमेंट्स में, प्रोफेशनलिज्म में बहुत अच्छे हैं, लेकिन सम ऑफ देम आर एक्सेप्शनली गुड एट कम्युनिकेशन एज वेल। तो दैट इज अ स्किल। जस्ट बिकॉज वो अपनी स्किल पे काम करते हैं तो दे usually progress ahead of their other counterparts. Next, communication is basically a partnership between those involved. और इसीलिए सबको जो है मिलकर काम करने की जरूरत होती है। अब कम्युनिकेशन में जितने स्टेक होल्डर्स उस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है, अगर एक बंदा भी ठीक कम्युनिकेट नहीं कर रहा तो वहाँ पर मिसपरसेप्शन जो है वो जनरेट होने का खदशा होता है और उसके अंदर कम्युनिकेशन गैप जो है वो आ सकता है। वैसे मैं चाह रही हूँ कि हम इसको क्लोज करने से पहले एक आध एक्सरसाइज कर लें। अच्छा, ये जो है ना, दिस इज अ वेरी हार्मलेस सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज। मुझे आप ये बताइए कि आपका फेवरेट स्पीकर कौन है? जरूरी नहीं कि कोई जस्टिस या जज साहब ही हो। आप कोई भी ऐसे 2 स्पीकर्स के नाम ले लें जो कि कुड बी लिविंग और डेड,
कि जिनको आप समझते हैं कि उन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया है और आप समझते हैं कि अगर कोई कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए या कोई बात करने के का फन होना चाहिए तो वो इस बंदे के पास है जी। किसी के कोई फेवरेट स्पीकर नहीं है? शाहिद शफीक साहब जी, शाहिद शफीक साहब मेरे बहुत फेवरेट हैं। जो है वो जब बात करते हैं या जब भी हमें लेक्चर्स देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं हमारी, तो वो उनका जो है वो अंदाज मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो बहुत ही जो है वो प्रैक्टिकल होती हैं चीज़ें, क्योंकि बाकी मोस्टली वही टिपिकल ट्रेनिंग्स होती हैं और वही उसी तरीके से जो किताब में लिखा होता है उसी तरीके से आपको जो है वो पढ़ाया जाता है, लेकिन वो आपको बड़ा प्रैक्टिकली एंगेज्ड रखते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में और उसमें। तो मुझे अभी उनका नाम मैं रिकॉल कर पा रही हूँ कि जब से और ये तो हो गया ना उन्होंने जो आपके ट्रेनिंग के डोमेन में ऐसे होता है ना कि आप यूट्यूब पे किसी को सुनते होंगे, कोई आलिम हो सकते हैं, कोई अदरवाइज कोई और मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कोई वैसे अच्छी बात आपको किसी की लगती है कि आप वैसे उसको सुनना पसंद करते हैं इस तरह, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं बहुत सारे स्पीकर्स को, उनके स्पीकिंग स्टाइल को। जिस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स तो बहुत सारे वो लोग जो है है एक यूनिवर्सिटी में एक है मुनीबा मजारी करके हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, शी इज वेरी फेमस। आपको उनका अंदाज मुझे पसंद है? वो मुझे बहुत पसंद है, जी उनको मैं सुनती हूँ अक्सर उनकी। जी बिल्कुल जहाँ बिल्कुल ठीक है। और मैडम फाइमा, आप भी कोई शेयर करना चाह रही हैं अपने फेवरेट स्पीकर्स? मेरे जो फेवरेट स्पीकर हैं वो हैं ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं, खालिद राना टीपू। अच्छा, वो वैसे मेरे फादर के फ्रेंड भी हैं, लेकिन मैंने उनको स्पेशली आउट ऑफ माय स्कूलिंग जब भी उनको सुना मैं चाहती थी काश कि ये बंदा कोई एक आध लाइन कह दे, सिर्फ उनकी एक आध लाइन जो है इट इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, कि वो खाली एक बात कह दिया करते थे और मुझे लगता था कि हाँ दैट इज व्हाट इनकरेजेस मी। तो वो जो उनकी बातें ना ना सिर्फ मेरे लिए, इनफैक्ट मैंने तो ऐसा फील किया कि मेरे अदर सिबलिंग्स भी कहते हैं कि अगर उन्होंने अंकल ने एक बात कह दी ना तो वो हमारे लिए अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे फादर जब भी वो कहते थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जब भी वो कुछ कहते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझे राइप कर रहे हैं, वो मुझे बना रहे हैं, लाइक मुझे वो इस हद तक पहुंचाने के लिए, जिस लेवल पे मैं आज हूँ, मुझे इस लेवल पे पहुंचाने के लिए मेरे फादर ने बहुत ज्यादा, लाइक उनके अल्फाज मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते थे। हमेशा कोर्ट आने से पहले, यहाँ जैसे एज अ लॉयर भी अगर वर्क करती थी तो आने से पहले आधा घंटा मैं अपने फादर के साथ ब्रेकफास्ट टाइम पे गुजारती थी, तो वो उनके जो जो अल्फाज होते थे वो मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट। अच्छा, उनके बाद आज अल्लाह पाक जिंदगी दें खालिद राना टीपू साहब को, आज भी अगर वो एक लाइन कह देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है दैट इज व्हाट ऑल आई नीड। तो मुझे जो है उनकी बातें या उनका जो अंदाज है बोलने का, यानी उनकी एक लाइन के अंदर बड़ी इंकरेजमेंट होती है, तो वो मुझे बड़ा पसंद है उनका, मतलब ये और रियलिटी आपको बेस्ड। वैसे अपनी वर्क प्लेस डोमेन और मतलब क्लोज रिलेशन से बाहर कोई किसी को सुनना पसंद है? अच्छा, वर्क प्लेस नहीं, मेरे ख्याल से मैं सुनती नहीं हूँ किसी को भी। हाँ, एक है मोहम्मद अली मिर्जा, वो शायद रिलीजियस टॉपिक्स हैं वो शेयर जी करते हैं, तो समटाइम्स होता है, जरूरत पड़ती है तो मैं उनको सुन लेती हूँ। हाँ, वो रिलीजियस जो है उसको। हम सब इस बात पे तो अग्री करते हैं ना कि कुछ लोगों की बात में हम समझते हैं कि हमें हमारे दिल पे हमें बड़ा असर महसूस होता है। तो एग्जैक्टली मतलब ये कि जो बात होती है हर किसी के कहने के अंदाज में फर्क होता है। कुछ लोग बात करते हैं लेकिन उनके कहने में वो असर नहीं होता जो कि चंद दूसरे लोगों के कहने में असर होता है। ये मतलब कम्युनिकेशन स्किल का एक कमाल उनका होता है, फन होता है, बात करने का कमाल होता है जिसमें वो सुनने वाले के दिल पे असर करती है। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसलिए मतलब इस एक्सरसाइज को करने का मकसद ये था कि हम ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि आप लोग सारे ये समझ। जी मैडम उस्मा, आप कुछ कह रही हैं? I was just saying my favorite motivational speaker is currently I'm listening some sessions of Aram Said. She's very effectively communicating their message and to the point होती है वो, तो मुझे लगता है कि it is a public figure और वो बहुत ही जो है hot issues या sensitive issues कह लें उन पे बात करती है, मगर वो बहुत प्रिसाइज होती हैं और बहुत मज़ा आता है उनको देख के और सुन के, एंड इफ़ेक्टिव बहुत लगती है मुझे कि शायद कोई भी उनकी बात सुनता होगा तो वो काफ़ी टाइम उसको उसके जहन में वो बातें रहती होंगी और वो नॉलेजेबल भी बहुत लगती हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये बेसिकली हम यही एस्टैब्लिश यहाँ पर मैडम करना चाह रहे हैं कि जो आपका लीडरशिप और कम्युनिकेशन का जो आपस में जो है ना वो चोली दामन का साथ है कि वो जब आप देखते हैं कि कोई लीडर है, वो आम तौर पे उसकी कम्युनिकेशन स्किल आम किसी भी एवरेज बंदे से बहुत बढ़ के होती है और बहुत ज़्यादा होती है। तो ये
हम लोग जो है ये ज़्यादातर इस चीज़ को देखते हैं कि जो लोग लीडर्स होते हैं किसी भी, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड में है, रिलीजियस में हैं, अपने अपने प्रोफेशन के अंदर है, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल एक बड़ी वाज़ेह किस्म की नुमायाँ खूबी होती है। और इसीलिए लीडरशिप के लिए जो है, जब आप लीडरशिप ट्रेट्स की बात करते हैं, तो जिसकी अगर आप अपने आप को बतौर लीडर फ्यूचर में देखते हैं, ऑलरेडी आप लीडरशिप रोल्स में हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स उसी प्रोपोर्शन से बढ़ानी पड़ती है जितना ज़्यादा बड़ा लीडर आप बनना चाहते हैं। तो कोई मुझे ऐसे बताएगा किसी ने ऐसे किसी लीडर को ऑब्जर्व किया हो किसी भी डोमेन में कि वो अच्छा लीडर हो लेकिन अच्छा कम्युनिकेटर ना हो? तो आई थिंक कि इस पे हमारा बाय एंड लार्ज कंसेंसस है कि आमतौर पे जो अच्छे लीडर्स होते हैं उनकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होते हैं और वो आमतौर पे अबव एवरेज, क्योंकि जी मैडम फाइमा। एग्जैक्टली जो भी बंदा अच्छा लीडर होता है डेफिनेटली उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स तो होंगे ही लाजमी, तभी तो वो लीड कर पा रहा है किसी को। दैट इज तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि हम लोग ये बात करें कि जब आप फ्यूचर लीडरशिप की बात करते हैं जो मिड करियर्स हैं, क्योंकि जैसे हम कल भी कह रहे थे कि यू आर द फ्यूचर लीडरशिप इंशाल्लाह, तो आपने अब ये देखना है कि जहां पर भी अगर ऑन अ स्केल ऑफ 10 आप 0 से 10 पे लेके आप 8 पे खड़े हैं, तो आपने 8 से 10 पे जाना है, और जो ऑलरेडी 10 पे है उसने 10 से भी आगे जाना है। बिकॉज पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो मोटिवेशनल स्पीकर्स एक से एक बढ़ के दुनिया में मौजूद है, जिनको लोग सुनते हैं और उनके लाखों और बाजों का करोड़ों में उनकी फॉलोइंग होती है। तो इसलिए ऐसे आप नहीं कह सकते कि जी अब मैंने दर्जा कमाल इसमें हासिल कर लिया है। तो इसलिए जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इंशाल्लाह आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करेंगे, वो आपकी लीडरशिप के अंदर और निखार को लेके आएंगे। Now this is a study that I'm sharing that at the managerial level, because a lot of time हम क्योंकि जब mid careers में बहुत management का काम कर रहे होते हैं, they spend most of their time communicating, and even when they are not interacting directly with others, such as when they are reading or writing, these activities in themselves are forms of communication. अच्छा, हम इसमें बाज़ औक़ात हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हम समझते हैं कम्युनिकेशन सिर्फ स्पीकिंग को कहते हैं, बट रीडिंग एंड राइटिंग आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इसीलिए उनको भी एनहांस करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ लेवल्स पे काम कर रहे होते हैं, चाहे वो जूनियर रैंक्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो मिडिल मैनेजर्स हैं, चाहे वो सीनियर मैनेजर्स हैं, वो 2-3 तरह की कम्युनिकेशन बेसिकली कर रहे होते हैं। वो इनपुट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, विच इज़ लाइक कैपेसिटी और क्वालिटी, और आउटपुट या रिजल्ट की बात कर रहे होते हैं। तो ये 3 तरह की आमतौर पे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है, वो या तो काम जो आ रहा होता है हमारी तरफ हम उसके मुतालिक बात करते हैं, या काम के स्टेटस के बारे में करते हैं, या फिर काम का रिजल्ट या जो एंड पे हमारे पास रिजल्ट आता है वो हम उसकी अपडेट्स ले रहे होते हैं। नेक्स्ट पे जाइए। अच्छा, ये इस एक्सरसाइज के बाद फिर हम आज के सेशन को कंक्लूड कर लेंगे। ये जस्ट फॉर यू नो जस्ट समथिंग फॉर शेयरिंग से कि आप लोग ज़रा एक-एक करके बताइए कि डे टू डे में आप लोग क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं। मतलब आप रोज़ जब कोर्ट जाते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, जैसे आप कोर्ट का नाम ज़हन में आता है तो आपके ज़हन में आती हैं वो चीज़ें या वो आइडियाज़ या वो प्रॉब्लम्स या वो मैटर्स या वो लोग या वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आप डे टू डे बात कर रहे होते हैं जिनकी। मैडम रोजीना आप कुछ कह रही हैं? मैडम कौसर, आई डोंट नो किसका अभी हैंड रेज हुआ था। जी मैडम उस्मा। जी, बेसिकली डेली तो हम अपने जो केसेस वगैरह होते हैं या उसमें जो लोग लिटिगेंट्स होते हैं, स्पेशली क्रिमिनल साइड तो पे वन अगर इज जो लिटिगेंट्स होते हैं, और वो जो विक्टिमाइज मोस्टली जो विक्टिम जहाँ पे बच्चे और औरतें होती हैं, वो चीज़ें बहुत पिन पॉइंट करती हैं दिमाग में। घर पे भी अगर आते हैं तो वो चीज़ें दिमाग में रहती हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और हम ये सोचते रहते हैं कि उनको किस तरह क्या रिलीफ दें और ऑर्डर में ऐसी क्या चीज़ लिखें कि शायद उनको मतलब रिलीफ मिले भी और वो इफेक्टिव और इम्प्लीमेंट भी हो। मैडम आपका जो इदारे हैं और कौन से, दारुल अमान वगैरह से आप लोगों का ज़्यादा मतलब डे टू डे काम के अंदर आपका, और दूसरे इदारों के साथ किनके साथ होता है जिनको आपने डायरेक्शंस देनी होती हैं, या आई एम श्योर कि पुलिस भी उसमें है, लेकिन जो सपोर्ट जितने नेटवर्क्स हैं उसमें से कौन से आपको डेली जिनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है, या आप लोग उनके मुताबिक मोस्टली जो सीनियर सिविल जजेस हैं उनका कोई सच तो डायरेक्टली जो डायरेक्शंस पास की जाती हैं वो कोई खास इदारे से नहीं होती है। पुलिस तो डेफिनेटली हर कोर्ट के अंदर आती है और उसको हम डायरेक्शंस भी देते हैं, मगर दारुल अमान मोस्टली डील करते हैं जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, उनको ज़्यादातर वहाँ पे एक्सेस होती है। ठीक है, थैंक यू। जी मैडम ऐना आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? मैडम की बात को ही कंटिन्यू करूंगी कि दारुल अमान है, विमेन जेल है,
और इसी तरीके से जो है वहाँ पर कावस जी होता था हैदराबाद में, जो वो है वहाँ पे जेल बनी हुई है। तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो डेजिग्नेटेड होती हैं, वो जजेस होते हैं और वो फोर्टनाइटली हमें उनको जो है वो रिपोर्ट सबमिट करनी होती है अपने डिस्ट्रिक्ट जज को और बताना होता है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन चलती रहती है, ये जो है कंप्लायंसेस चलती रहती हैं और इस कंप्लायंसेस के हवाले से भी हमारे डिस्कशंस आपस में चलते रहते हैं। जब भी कोई कंप्लायंस सर पे आती है तो वो फिर हम जो पहले विजिट करके आया हुआ होता है तो उससे फिर हम गाइडलाइन लेते हैं उसके हवाले से। हॉस्पिटल्स के विजिट होते हैं, जेल के विजिट्स होते हैं, तो इस हवाले से भी हमारे डिस्कशंस मोस्टली चलते रहते हैं वहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में। सो वी डू रिकॉग्नाइज कि जो हमारा डोमेन है कम्युनिकेशन का वो बहुत वाइड है। उसमें मतलब जेल भी है, इदारे भी हैं, विक्टिम्स भी हैं, मतलब जो इंसानों में भी बहुत सारी किस्में और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारी किस्में और फिर उसके बाद जो हम केसेस डील करते हैं, जो हमारी रिटन कम्युनिकेशन उसमें भी बहुत अक़साम है। So that is why we need special communication skills for every particular field. स्पेशली मगर जजेस को तो कम्युनिकेशन जो होती है वो जैसे कहते हैं कि जजेस स्पीक थ्रू देयर ऑर्डर्स, तो वो कम्युनिकेट करते हैं राइटिंग के थ्रू। बिल्कुल। तो जितने राइटिंग के स्किल्स उनके अच्छे होंगे वो ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट करेंगे, वो ज़्यादा जो आइडियाज़ और उनका एक जो माइंड होता है वो आर्टिस्टिक होना चाहिए कि उसमें एक डिफरेंट आइडियाज़ और विजन हो, ताकि वो मैडम इसलिए बस अभी मैंने आपके आर्टिस्टिक माइंड के लिए एक एक्सरसाइज रखी हुई है एंड पे। ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा जी मैडम, है ना, आप कहें और उसके बाद फिर फुरकान प्लीज जाइएगा लास्ट स्लाइड के ऊपर जो है ना इनकी वो असाइनमेंट है कल के लिए। जी मैडम, है ना। मैं ये कह रही हूँ कि जजेस को तो जो है वो वेरी करती है उनकी कम्युनिकेशन तो हर वक्त। कभी-कभी हमें ओपन कोर्ट में बात करनी पड़ी होती है, कभी फॉर्मली जब हम रिटन में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने सीनियर्स से, कभी ऑर्डर्स से, कभी जजमेंट से। तो हमारे लिए तो कम्युनिकेशन स्किल्स होना जो है ना वो मस्ट है सबके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक हम एक्सरसाइज करेंगे ये सब कल जब हम क्लास 3:30 स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह कल, तो सिर्फ 2-2 मिनट की एक्सरसाइज है। आप सब प्लीज को नोट कर लें और फुरकान आप डाल दीजिएगा उसके ऊपर भी, मतलब इनके इस पे एलएमएस पे भी पड़ी और बेशक उधर भी आ जाए व्हाट्सएप पे कि आपने करना ये है कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप कुछ लिख लें, बेशक लिख के, जिस तरह से आई एम श्योर कि आपका डे टू डे काम भी ऐसा होता है कि आप पहले एक जजमेंट को बनाते हैं और फिर वो अनाउंस की जाती है। तो आपने बेसिकली इसका कंपोज करना है एक ऐसा आर्गुमेंट कि आपने फिर वो सब क्लास में बारी बारी शेयर करेंगे कि 2 मिनट आपके पास हैं और उसके अंदर आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और परसुएजन और कन्विंसिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए आपने बताना है कि जी एडवर्सेरियल सिस्टम और इंक्विजिटोरियल के अंदर से कौन सा बेहतर है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तो आपने इसी 2 मिनट के अंदर अपने आर्गुमेंट्स भी फ्रेम करने हैं और उसी में आपने अपने जो जिस साइड पे भी आप समझते हैं कि जी ये ज़्यादा बेहतर सिस्टम है, उसके आपने जो है वो आर्गुमेंट्स देने और आपने कन्विंस करना है कि सुनने वाला जो है वो किस हद तक कन्विंस होता है। वो दैट यू नो वी विल सी के आपने कितने बेहतर तरीके से अपने आर्गुमेंट्स को प्रेजेंट किया है। तो जस्ट बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर डे टू डे वर्क, तो आई थिंक कि मेरे ख्याल आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। इट इज जस्ट अबाउट हाउ यू गो अराउंड इट। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। जी मैडम उस्मा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? तो नहीं कुछ कहना चाहती, मगर जी इंशाल्लाह आई विल कमिट टुमारो, क्योंकि वो सब जी बात जी कर रहे होते हैं तो वो तो प्लीज ये नोट कर लें। कल हम जो अपना सेशन स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम पहले सब 2-2 मिनट सब अपनी बात करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही कर लेंगे हम, और फिर ये करके और फिर देन वी विल मूव ऑन टू द कम्युनिकेशन एक्सरसाइज। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो वी कैन नाउ रैप अप करके और देन इंशाल्लाह सी यू अगेन टुमारो एट 3:30। थैंक यू सो वेरी मच मिस मारिया। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो स्लाइड है ना इसका एक स्क्रीनशॉट लेके मैं ग्रुप पे ड्रॉप कर देता हूँ, सो दैट आप लोग इसको इजीली एक्सेस कर सकें और सबके सामने हो। इसके अलावा जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो आप लोग काइंडली कल आप लोगों को कल वाली सेशन से पहले पहले आप लोग कोशिश करेंगे अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लें। उससे जो भी मुश्किलात आ रही हैं आप लोगों को, मुझे लग रहा है कि छोटी छोटी मुश्किलात आ रही हैं, उनको एड्रेस करने के लिए वी हैव अ टीम। आबिद आप लोगों के साथ कनेक्टेड है, मैं हूँ कनेक्टेड, तो उसको हम इस तरह से एड्रेस कर लेंगे। बाकी उसके अलावा दिस इज अ रैप। हम सेशन को एंड करते हैं। कल आप लोगों से मुलाकात होती है सेम टाइम 3:30 पे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।